ओके, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। चलिए, अभी तक हो सकता है आपने पढ़ा ही ना हो बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? वही तरह तरह की चीज़ों के बारे में बात करता है, फिजिकल मैप कंस्ट्रक्शन वगैरह में, जीन डिस्कवरी में, है ना, मॉलिक्यूलर फंक्शन, 3D स्ट्रक्चर, है ना, इंटरप्रिटेशन, बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। और सब कुछ वही कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, सारा एक एक चम्मच डाल के ये बना है सब्जेक्ट। आगे आते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के बारे में। बायोलॉजिकल डेटाबेस की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे, है ना। इनको डेटाबेसेस में स्टोर रखेंगे। डेटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डेटा का, है ना, जिससे कि हम अगेन हम डेटा को लोकेट कर सके, ऐड कर सके, चेंज कर सके। बायोलॉजिकल डेटा जो है सीक्वेंस के फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो सकता है। एक सीक्वेंस, दूसरा स्ट्रक्चर, डेटा का टाइप हो गया ये, है ना। और वो भी, उसमें भी प्रोटीन हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब अपना DNA। बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस के फॉर्म में होता है, प्रोटीन्स का जो डेटा है वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर दोनों के फॉर्म में होता है। सीक्वेंसेस जो है इसको हम सिंगल डायमेंशन में लिखते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो 3D डेटा होता है, और क्या 3 डायमेंशनल। अब फर्स्ट डेटाबेस जो था वो इंसुलिन प्रोटीन के लिए बनाया गया था 1956 में। इंसुलिन जो है 51 अमीनो एसिड रेसिड्यूज, पहला प्रोटीन को सीक्वेंस किया गया था। बाद में ऐसे ही 3D स्ट्रक्चर्स जो है इनको मतलब स्टडी किया गया और प्रोटीन डेटा बैंक एस्टैब्लिश हुआ, PDB, प्रोटीन डेटा बैंक, ठीक है। पहला प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस हुआ था ये। अब डेटाबेस का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं फटाफट। बायोलॉजिकल डेटाबेस को हम सीक्वेंस या फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर सकते हैं, सीक्वेंस, स्ट्रक्चर। और दूसरा होता है प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी किस बेसिस पे कहते हैं दोस्तों? ये बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा, है ना। उस डेटा का सोर्स क्या है? एक्सपेरिमेंटली जो मिला, डायरेक्टली जो मिला, वही जो हम अरे खेत से लेके खिला दिया, प्राइमरी। सेकेंडरी जो है वहाँ से फिर फर्दर डिराइव्ड, वो डिराइव्ड है वो सेकेंडरी। तो प्राइमरी डेटाबेसेस जिसमें डेटा एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड फॉर्मेट में है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का 3D स्ट्रक्चर है, ये सारे जो हैं। इसमें एग्जांपल जेनबैंक, EMBL, DDBJ DNA डेटा बैंक, ये आपका वो जापान का है। EMBL यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, और जेनबैंक होता है अपना ये NCBI का। ये सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए है। प्रोटीन डेटा बैंक किसके लिए? 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए। जेनबैंक, EMBL, DDBJ, ये 3 मेजर पब्लिक सीक्वेंस डेटाबेस है। रॉ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस का डेटा स्टोर करके रखता है, रॉ डेटा मतलब जो डायरेक्टली रिसर्चर्स पब्लिश कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं उसी को, है ना। एंड दीज आर फ्रीली अवेलेबल। सेकेंडरी डेटाबेस जो है ये प्राइमरी डेटाबेस से डिराइव्ड होता है, जैसा कि मैंने कहा ये डिराइव्ड फॉर्मेट होता है, राइट। सेकेंडरी सीक्वेंस जो है, सेकेंडरी सीक्वेंस डेटाबेस, इसमें इंफॉर्मेशन होता है जैसे कंजर्व्ड सीक्वेंस, सिग्नेचर सीक्वेंस, एक्टिव साइट रेसिड्यूज वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कैसे? हम कुछ रिलेटेड प्रोटीन्स को, बहुत सारे प्रोटीन्स को ऐसे करके मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं, अलाइन करके देखते हैं कि भाई कितना मैच है, क्या है, नहीं है। फ्लेम्स खेलते हैं बेसिकली, अरे जैसे आप फ्लेम्स खेलते थे ना नाम के बीच में, हाँ हाँ, बस वही चीज़ है, अलाइनमेंट, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे प्राइमरी डेटाबेस के। प्राइमरी डेटाबेस में EMBL, जेनबैंक, DDBJ, स्विसप्रोट, पीर मतलब प्रोटीन इन्फॉर्मेशन रिसोर्स, यूनिप्रोट। सेकेंडरी डेटाबेस में हम देखेंगे ट्रेम्बल, PFAM, प्रोसाइट, ये सारे। स्ट्रक्चर डेटाबेसेस में प्राइमरी डेटाबेसेस, प्रोटीन डेटा बैंक। स्ट्रक्चर सेकेंडरी डेटाबेस में स्कोप, कैथ, NDB, न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस, DSSP, डेटाबेस ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट्स, होमोलॉजी डिराइव्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ये आपका HSSP। ये सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ स्ट्रक्चरल डेटाबेस का, कुछ सीक्वेंस डेटाबेस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसमें भी ऑफ कोर्स सीक्वेंस भी यहाँ पे हम प्रोटीन्स का और न्यूक्लिक एसिड का दोनों का ही देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्विसप्रोट क्या है? ये स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, SIB में डेवलप किया गया था। स्विसप्रोट नाम में ही है, स्वीडन, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी, तो ये एक प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ एनोटेशंस मतलब डिस्क्रिप्शन फंक्शन बताता है, डोमेन्स का स्ट्रक्चर, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, वेरिएंट्स, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मिनिमल लेवल ऑफ रिडेंडेंसी मतलब वही बहुत मिनिमम होता है, एक ही चीज़ को बार बार कह के रिडेंडेंट बन जाता है, तो उसी को मिनिमम लेवल पे रखा जाता है। इंटीग्रेशन, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर डेटाबेसेस, हाँ बाकी वो से कनेक्टेड बड़े अच्छे तरीके से। 2 रिलेटेड डेटाबेसेस क्लोजली रिलेटेड विद स्विसप्रोट, इसके भाई हैं प्रोसाइट और एंजाइम DB, ठीक है। ये मोटिव्स पैटर्न डेटाबेस है। एंजाइम DB में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है एंजाइम्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स। पीर क्या होता है? प्रोटीन इन्फॉर्मेशन रिसोर्स, PIR। इसको कौन डेवलप किया था? NBRF, नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। ये बेसिकली प्रोटीन सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन के इंटरप्रिटेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए था, ठीक है। और उसमें भी बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं फर्दर, PIR, PSD, iProClass, ASDB, ठीक है, एनोटेशन एंड सिमिलरिटी डेटाबेस, NRL 3D, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2002 में PIR उसके इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ
है ना, जैसे EBI था, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, और SIB, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इनको NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA से एक ग्रांट मिला ताकि यूनिप्रॉट बना सके, एक सिंगल वर्ल्ड वाइड डेटाबेस जो कि प्रोटीन सीक्वेंस और फंक्शन का हो, है ना, और यूनिफाई कर दिया इन्होंने स्विस्प्रोट, ट्रेम्बल, PIR, PSD, इन सबको। यूनिप्रॉट डेटाबेस जो है ये, इसका कवरेज बहुत ज़्यादा था, है ना, एक तीनों डेटाबेस से मतलब कंबाइन करके एक बहुत गजब का चीज़ बना ये, ठीक है। तो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ यूनिप्रॉट के भी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन डेटा बैंक। प्रोटीन डेटा बैंक क्या है? ये PDB आर्काइव इज अ सिंगल वर्ल्ड वाइड रिपोजिटरी अबाउट इन्फॉर्मेशन ऑन 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बड़ा सा आर्काइव है ये। प्रोटीन डेटा बैंक नाम से पता चल रहा है, ठीक है। PDB एस्टैब्लिश हुआ था ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी में, और स्टार्टिंग में 7 स्ट्रक्चर्स थे, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स RCSB जो है ये इसका मैनेजमेंट करता था। उसके बाद जो है अभी 2012 में 83,000 थे, उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर्स वगैरह। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। स्कॉप डेटाबेस जो है ये डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन देता है ऑफ द रिलेशनशिप्स ऑफ नोन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। PDB contains many protein entries. These proteins have structural similarities with other proteins and in many cases common evolutionary origin. तो इसमें भी अगर आप देखोगे इंफॉर्मेशन एक्सेस के लिए जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन डेटाबेस था, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, है ना, इंफॉर्मेशन के लिए बेसिकली, ठीक है। अब इसमें यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? प्रोटीन डोमेन होता है, ठीक है। और बात वही है, क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं स्कॉप में, ये विजुअल इंस्पेक्शन और कंपैरिजन करते हैं स्ट्रक्चर्स का। तो अगर हम यहाँ पे हम बात करें स्कॉप के क्लासिफिकेशन की, फैमिली, सुपर फैमिली, कॉमन फोल्ड, क्लास, इन सब बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। इसमें भी और भी डेटाबेसेस आते हैं जैसे कैथ, FSSP, अंतरेज, ठीक है, ये सारे हैं कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लास, आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी, होमोलॉजी, ये अपना कैथ, ठीक है। कैथ जो है ये प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है, मतलब प्रोटीन के डोमेन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन। क्लास, आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी, होमोलॉजी, ठीक है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग ऑफ प्रोटीन डोमेन स्ट्रक्चर्स इनटू एवोल्यूशनरी फैमिलीज, स्ट्रक्चरल ग्रुपिंग्स, अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं, और क्या, ठीक है। अलग अलग मेजर लेवल्स होते हैं, क्लास, आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी, यानी टोपोलॉजी मतलब फोल्ड, आपको पता ही है। होमोलोगस फैमिली इस बेसिस पे हम करते हैं, और इसमें सारे डिस्क्रिप्टर्स होते हैं प्रोटीन डोमेन के रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने के लिए, या तो फाइलोजेनेटिक, फेनेटिक, दोनों ही, ठीक है। मॉलिक्यूलर मॉडलिंग डेटाबेस, MMDB, यहाँ पे क्या है? 3D स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के, इससे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। MMDB जो है ये अंतरिक्ष सिस्टम का ही है, अंतरिक्ष अपना NCBI का, ठीक है। और इससे जो स्ट्रक्चर डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर्स जो है, 3D स्ट्रक्चर्स को आप फाइंड कर सकते हो, रिलेटेड स्ट्रक्चर लिंक मिलता है, उससे आप ये सबको भी पता कर सकते हो, ठीक है, किसी भी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के होमोलॉग्स के 3D स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए। खैर ठीक है, अगर भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी और भी चीज़ें हम देखेंगे, हो सकता है कुछ ना कुछ एग्जाम में फंस जाए, पेशेंस के साथ देखते रहिएगा। चलिए, जीनोम डेटाबेसेस। जीनोम डेटाबेसेस में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे TIGR, है ना, कंप्रिहेंसिव माइक्रोबियल रिसोर्स है ये। अरेबिडोप्सिस थैलियाना का जीनोम है। वॉर्म डेटाबेस है C. एलिगेंस का, ठीक है, वॉर्म बेस। EBI जीनोम्स, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं NCBI पे। अरे ये अपना दोस्त NCBI, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, November 4, 1988, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। ये नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए उस ज़माने में आया था। NCBI जो है इसको बहुत सारे चीज़ों के लिए असाइन किया गया है, जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग नॉलेज अबाउट बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स वगैरह, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसके पास जो है एक अपना सर्च और रिट्रीवल सिस्टम है जिसका नाम है अंतरेज। ये अपना NCBI का गूगल है। अंतरेज जो है इट अलाउज अ यूजर नॉट टू only to access and retrieve specific information from a single database but also access integrated information from many NCBI databases। बहुत सारे डेटाबेसेस सबसे मिला के जो रिट्रीवल इन्फॉर्मेशन का कर सकें, वही तो सबसे बड़ा फ़ायदा है। ये गेटवे है जो कि टेक्स्ट बेस्ड सर्चेस अलाउ करता है बहुत सारे डेटा के लिए, जिसमें एनोटेटेड जीन सीक्वेंस होता है, स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन, साइटेशन, एब्स्ट्रैक्ट, पेपर्स, टैक्सोनॉमिक डेटा, बहुत कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस भी होते हैं, कुछ प्रोटीन काइनेज रिसोर्स, ऐसे कुछ छोटे मोटे होते हैं बहुत स्पेसिफिक टाइप के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस फॉर्मेट। सीक्वेंस फॉर्मेट क्या होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को जो है यहाँ पे हम कंप्यूटर फाइल के फॉर्म में स्टोर करके रख रहे हैं दोस्तों। एक बार कंप्यूटर में आ जाए तो सीक्वेंस कैन बी एनालाइज्ड बाय वैरायटी ऑफ मेथड्स। मोस्ट सीक्वेंस एनालिसिस प्रोग्राम्स रिक्वायर दैट द इन्फॉर्मेशन इन अ सीक्वेंस फाइल बी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। उनको अपना फॉर्मेट का रिक्वायरमेंट होता है। फॉर्मेट मतलब किस तरीके से डॉक्यूमेंट में आप चीज़ों को अरेंज कर रहे हो, है ना।
जिससे कि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन उस डेटा को रीड कर सके, अदरवाइज रीड ही नहीं कर पाएगा तो क्या ही फायदा है ना। तो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, कॉमन फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे जेनबैंक सीक्वेंस एंट्री में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। लोकस होता है जिसमें शॉर्ट नेम होता है सीक्वेंस का, ठीक है, एनसीबीआई अपना जेनबैंक। फिर डेफिनेशन होता है सीक्वेंस का डेफिनेशन, एक्सेशन नंबर होता है, वर्जन होता है, डीबी सोर्स होता है, यानी डेटाबेस। यहाँ पे अगर आप देखोगे डेटाबेस एंट्री के लिए लास्ट मॉडिफिकेशन, डेट ऑफ क्रिएशन, ये सारी चीज़ें, कीवर्ड्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, टाइटल, जर्नल, मेडलाइन, कमेंट, ठीक है, सोर्स ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है। डेफिनेशन जो है ये हेप्टोग्लोबिन ऑन क्रोमोसोम 6, यहाँ पे रेफ6 जीन, यहाँ पे सोर्स क्या है होमोसेपियंस, ऑर्गेनिज्म होमोसेपियंस, इस तरीके से पूरा का पूरा चीज़ है। सोर्स, जीन, एमआरएनए, एक्सॉन, सीडीएस, एक्सॉन, ओरिजिन, फिर ऐसे करके पूरा का पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे 1, फिर जीटी, एए, सीटीटी, इस तरीके से स्ट्रेच में दिया हुआ है, पार्ट में दिया हुआ है। ये है आपका जेनबैंक का सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट। EMBL डेटा लाइब्रेरी फॉर्मेट। EMBL मेंटेन्स DNA and protein sequence databases and large amount of information describing each sequence entry. Information is organized into fields with an identifier, जैसे यहाँ पे आप अलग अलग फील्ड्स देख पा रहे हो, ये सारे हैं, ठीक है, सबका अपना अपना आइडेंटिफायर होता है। फर्स्ट टेक्स्ट ऑन द ईच लाइन, अगर आप देखोगे यहाँ पे सीक्वेंस, ठीक है, इस तरीके से कुछ आइडेंटिफायर्स हैं इस प्रकार, SQ मतलब सीक्वेंस, ऐसे करके सबके बारे में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फास्टा सीक्वेंस फॉर्मेट। फास्टा सीक्वेंस क्या है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें कमेंट लाइन होता है, कमेंट लाइन में ये वाला ग्रेटर देन वाला कैरेक्टर होता है। फर्स्ट कॉलम में नेम ओरिजिन होता है सीक्वेंस का, सीक्वेंस इज़ 1 लेटर सिंबल, ठीक है, ऑप्शनल एक स्टार हो सकता है सीक्वेंस के एंड में, जैसे ये वाला एग्जांपल है MCHU, ये जो है ऐसे करके कैलमोडुलिन, ह्यूमन, रैबिट, बोवाइन, उसके बाद जो है पूरा का पूरा सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है फास्टा फॉर्मेट में, ठीक है। ऑफकोर्स ये अमाइनो एसिड्स है। फिर एक और है NBRF PIR सीक्वेंस फॉर्मेट, पिर वाला सीक्वेंस फॉर्मेट। शुरू ऐसे ही होता है दोस्तों, लेकिन रुकिए। यहाँ पे क्या है, ये जो NBRF का PIR फॉर्मेट है, ये पहला लाइन जो है इसमें एक इनिशियल कैरेक्टर तो होता है, उसके बाद एक 2 लेटर कोड होता है, जैसे P फॉर कंप्लीट सीक्वेंस, F फॉर फ्रैगमेंट। अच्छा, P1 जैसे लिखा हुआ है, समझे, ठीक है। P मतलब पूरा, F मतलब फ्रैगमेंट, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। फॉलोड बाई 1 और 2, ताकि वो सीक्वेंस का टाइप बता सके। देन एक सेमीकोलन होता है, 4 से 6 कैरेक्टर का यूनिक नेम होता है, ऐसे करके इस तरीके से एक कोड जैसा होता है। देन देयर इज ऑल्सो एन एसेंशियल सेकेंड लाइन, जिसमें फुल नेम होता है सीक्वेंस का, हाइफन होता है और स्पीशीज ऑफ ओरिजिन भी होता है इस तरीके से, जैसे अल्फा क्रिस्टलिन बी चेन बी क्रिस्टलिन करके लिखा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका सीक्वेंस होता है। ये प्रोटीन के लिए आपने देख लिया 2 एग्जांपल्स, अपना फास्टा और PIR सीक्वेंस फॉर्मेट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये EMBL का फॉर्मेट था, ठीक है, इसी तरीके से GCA-ATT ये DNA के लिए था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये अपना NCBI का जेनबैंक वाला फॉर्मेट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया। अब सीक्वेंस का एनालिसिस दोस्तों, अरे मज़ेदार, आगे बढ़ गए हम। बायो सीक्वेंस एनालिसिस क्या होगा यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स इन DNA एंड RNA लीड्स टू द रिक्विजिट मतलब रिक्वायरमेंट फॉर कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग सीक्वेंस डेटा। सीक्वेंस एनालिसिस ये प्रोसेस है इन्वेस्टिगेटिंग इन्फॉर्मेशन कंटेंट ऑफ लीनियर रॉ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सीक्वेंस डेटा। चलिए अमाइनो एसिड सीक्वेंस एनालिसिस सबसे पहले, और फिर न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस एनालिसिस। पहले तो हम अमाइनो एसिड का देख लें, उसके बाद बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग लार्ज डेटाबेस, माइनिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज सेट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटाबेसेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स product of gene translation are normally found in cells folded into functionally active structures। ठीक है, ऐसे देखा गया है जो प्राइमरी सीक्वेंस होता है प्रोटीन का, अमाइनो एसिड सीक्वेंस है ना, यही उसका कॉन्फॉर्मेशन को डिसाइड करता है। अरे ये तो अपना एनफिंसन एक्सपेरिमेंट से पता चला था बायोकेमिस्ट्री में, है ना। तो देयरफॉर इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन, मतलब सीक्वेंस से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से फंक्शन। दोस्तों ये सीक्वेंस से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से फंक्शन। देख के समझना है, पर सुन तो लिया ना, बस पता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। Flexibility of long chain polypeptides can generate almost infinite number of shapes and the computational task of predicting correct structures is beyond the reach of current knowledge। हाँ तो है ही ना, लेकिन हाँ AI वाले मेथड्स आ चुके हैं। अल्फा फोल्ड है ना, अल्फा फोल्ड के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्टिंग द शेप ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम लीनियर अमाइनो एसिड सीक्वेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जो कि बहुत हद तक अब पूरा होने लगा है। किताब थोड़ा पुराना है। चलिए, लॉट ऑफ एफिशिएंट एल्गोरिथम्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर डेटा माइनिंग एंड नॉलेज डिस्कवरी। दीज आर कंप्यूटेशन इंटेंसिव एंड फास्ट एंड पैरेलल कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ चाहिए होते हैं। अरे बड़े बड़े कंप्यूटर चाहिए होता है, और क्या, फॉर हैंडलिंग मल्टीपल क्वेरी साइमल्टेनियसली। इट इज़ दीज सर्च टूल्स दैट इंटीग्रेट यूजर एंड डेटाबेसेस। बात वही है, डेटाबेस है और यहाँ पे आप यूजर हो, दोनों को कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला कौन, सर्च टूल। अच्छा, इसी में सबसे कॉमन कौन, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ओह बढ़िया, ब्लास्ट, बूम, ठीक है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। बस चलिए आगे बढ़ते हैं।
न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस एनालिसिस, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस एनालिसिस जो है इसमें क्या करते हैं, हम असेंबल कर देते हैं पार्शियली ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स का, जैसे इतना, फिर इतना ओवरलैप हुआ, फिर इतना ओवरलैप हुआ, मान लीजिए इतना ओवरलैप हुआ, इस तरीके से ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस पार्शियली, पूरा पूरा ओवरलैप नहीं पर काफी हद तक ओवरलैपिंग, फिर इनको एनालाइज करना, कंपेयर करना सीक्वेंस को, फिर फंक्शनल आरएनए कोडिंग रीजन्स को देखना, वही बात है। तो बल्क ऑफ जीनोमिक डीएनए डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स व्हिच इज ऑब्वियस, एंड प्रोटीन कोडिंग रीजन्स ऑफ द ह्यूमन जीन्स आर नॉट कोलिनियर बट अरेंज्ड विद एक्सॉन्स इंटरस्पर्स्ड विद इंट्रॉन्स। अरे भैया एक्सॉन्स आया, इंट्रॉन आया, एक्सॉन आया, तो बात वही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इज टू डिटेक्ट हाउ प्रोटीन कोडिंग रीजन्स विद इन द हाउ टू डिटेक्ट द प्रोटीन कोडिंग रीजन्स विद इन द जीनोमिक डीएनए, राइट। उसको डिटेक्ट भी तो करना है आपको, और वो भी उसी डीएनए सीक्वेंस में। तो अभी करंट डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज जो है ये कंप्लीट सीक्वेंस नहीं बना पाते लॉन्ग न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स का सिंगल सीक्वेंसिंग रन में, पर हाँ दैट इज ऑल्सो गेटिंग एडवांस्ड, ये थोड़ा किताब पुराना है। तो इट इज़ नेसेसरी टू यूटिलाइज कंप्यूटेशनल मेथड्स टू असेंबल कंटिगुअस सीक्वेंसेस, मतलब कंटिगुअस मतलब जो लंबे लंबे कंटिन्यूस सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। दीज कंटिगुअस सीक्वेंसेस फ्रॉम इंडिविजुअल शॉर्ट सीक्वेंस डिटर्मिनेशन, छोटे छोटे सीक्वेंस डिटर्मिनेशन से हम ऐसे कॉन्टिग्स बनाते हैं और उस तरीके से हम पता करते हैं सीक्वेंसिंग। तो लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल इज रैंडमली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस फॉर द एक्चुअल सीक्वेंस डिटर्मिनेशन, फिर कंटिगुअस लीनियर सीक्वेंस बनाया जाता है रिकंस्ट्रक्टेड बाय अलाइनिंग द ओवरलैपिंग पोर्शंस फ्रॉम द स्मॉल रैंडम फ्रैगमेंट्स। ये रैंडम शॉटगन सीक्वेंसिंग वाला मेथड था, दाएं 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 करके छोटे छोटे चिथड़ों में तोड़ दिया गया, उनका सीक्वेंसिंग किया गया और फटाफट फिर सबको अलाइन करते हुए पूरा का पूरा सीक्वेंस पता किया गया। कॉमन क्वेश्चन arising that when new genes are cloned and sequenced, whether the sequence is already known does not occur in the क्या था, whether the sequence is already known और does not occur in the current database, ऐसा होता है। तो बात वही है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ता है, नए सिरे से जो ऑब्टेन्ड सीक्वेंस होता है उसको हर सीक्वेंस के साथ कंपेयर करना पड़ता है ना, कि भाई ये कहीं कोई बासी या खोजा हुआ सीक्वेंस तो नहीं है, ये यूनिक है, क्या है, नहीं है, वो पता करने के लिए हमें मैच कराना पड़ेगा और क्या। तो इसीलिए जो है एक ज़रूरी चीज़ बन जाता है कंपैरिजन, दैट इज सीक्वेंस अलाइनमेंट। सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है ये दो या उससे ज़्यादा सीक्वेंसेस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के सीक्वेंसेस को कंपेयर करना और अलाइन करना। भाई एक सीक्वेंस है, दूसरा सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी देखते हैं इसमें कितना मैच है। अच्छा फ्लेम्स खेलना है इन दोनों के बीच में, ओह एडेनिन मैच, थाइमिन मैच, गुआनिन साइटोसिन, अच्छा ये मैच नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं। कुछ छोटे स्ट्रेच में करते हैं, कुछ पूरे के पूरे में करते हैं। पूरे के पूरे में करेंगे तो ग्लोबल हो गया भैया, और अगर छोटे से रीजन में करेंगे तो लोकल हो गया, और क्या, लोकल और ग्लोबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई रीजन्स ऑफ सिमिलरिटी दैट मे हैव अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंसेस। चलिए ग्लोबल अलाइनमेंट, लोकल अलाइनमेंट। कंप्यूटेशनल अप्रोच टू सीक्वेंस अलाइनमेंट जनरली फॉल इनटू टू कैटेगरीज, एक ग्लोबल अलाइनमेंट, दूसरा लोकल अलाइनमेंट। बढ़िया। ग्लोबल अलाइनमेंट में क्या होता है, दो सीक्वेंसेस जिसको अलाइन करना है, दे आर अज्यूम टू बी जनरली सिमिलर ओवर देयर एंटायर लेंथ, सिमिलर मान के चलते हैं। अलाइनमेंट इज कैरिड आउट बाय बिगिनिंग टू द एंड ऑफ टू सीक्वेंसेस, है ना, एकदम शुरू से एंड तक, सर से पैर तक। ग्लोबल मतलब क्या, ग्लोबल मतलब सर से पैर तक, सर से पैर तक, ठीक है। तो इससे हम बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट पता करते हैं अक्रॉस द एंटायर लेंथ बिटवीन टू सीक्वेंसेस। अटेम्प्ट्स टू अलाइन एवरी रेसिड्यू इन एवरी सीक्वेंस, सीक्वेंसेस दैट आर क्वाइट सिमिलर एंड अप्रॉक्सिमेटली ऑफ द सेम लेंथ आर सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर ग्लोबल अलाइनमेंट। सीधी सी बात है भाई, सेम लेंथ है, अप्रॉक्सिमेटली काफी हद तक सिमिलरिटी है, तो चलिए ग्लोबल अलाइनमेंट करते हैं। जनरल ग्लोबल अलाइनमेंट टेक्निक क्या है, NW, अरे नॉर्थ से लेके वेस्ट तक, नीडल, अरे मतलब याद रखने का ट्रिक है ये, क्या नाम है, नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम, नीडलमैन वुंश ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट, ऐसे याद रखिए, NW नीडलमैन वुंश, ठीक है। मतलब ये ग्लोब है, ग्लोब में सुई मार दिया हमने, सुई मतलब नीडल, जैसे भी आपको सही लगे, जैसा भी आपको सही लगे याद हो जाना चाहिए। हाँ, किस पे बेस्ड होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होता है नीडलमैन वुंश। आगे बढ़ते हैं। लोकल अलाइनमेंट does not assume that two sequences have similarity over the entire length। अरे हम ऐसा थोड़ी मान के चलेंगे, लोकल अलाइनमेंट कर रहे हैं, ये छोटे छोटे रीजन्स को, लोकल रीजन्स को ढूंढता है, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ सिमिलरिटी होता है बिटवीन टू सीक्वेंसेस एंड अलाइंस दीज रीजन्स विदाउट द रिगार्ड फॉर अलाइनमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस। भाई बाकी का क्या हो रहा है हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इतने से पोर्शन पे लेना देना है। जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ इतने से लेना देना है, ऊपर क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है, क्या फर्क पड़ता है ना। तो लोकल अलाइनमेंट्स आर मोर यूजफुल फॉर डिसिमिलर सीक्वेंसेस दैट आर सस्पेक्टेड टू कंटेन रीजन्स ऑफ सिमिलरिटी और सिमिलर सीक्वेंस मोटिव्स, है ना। लार्जर सीक्वेंस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या होता है, अरे यहाँ नॉर्थ वेस्ट नहीं, यहाँ पे साउथ वेस्ट होता है, SW क्या है, ये है स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम। इसका एल्गोरिथम का नाम क्या है, स्मिथ वाटरमैन। ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, अरे बहुत बढ़िया,
ठीक है। ये अपने लोकल है ना। चलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे जनरल लोकल अलाइनमेंट एल्गोरिथम होता है बेस्ड ऑन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है, ठीक है। सफिशिएंटली सिमिलर सीक्वेंसेस के साथ देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट्स, है ना। अगर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है तो भाई लोकल में भी सिमिलर और ग्लोबल में भी सिमिलर, मतलब लोकल लेवल पे भी सिमिलर है और ग्लोबल लेवल पे भी सिमिलर है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पेयर वाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। पेयर वाइज सीक्वेंस सबसे पहले देखते हैं। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट कब करते हैं? दो क्वेरी सीक्वेंसेस होता है दोस्तों, एक क्वेरी ए है, क्वेरी बी है, राइट। उसको कंपेयर कर रहे हो आप। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई रीजन्स ऑफ सिमिलैरिटी दैट में इंडिकेट फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन टू बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस, है ना, प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड। बढ़िया, इसमें मैचिंग कर रहे होते हैं होमोलोगस पोजीशन को दो सीक्वेंसेस में। पोजीशन विथ नो होमोलोगस पेयर आर मैच्ड विथ स्पेस, इसको हम गैप कहते हैं, है ना। एंड अ ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव स्पेसेस इज अ गैप, ऐसे करके इस तरीके से आप, ये एक गैप हो जाता है, ये मान लीजिए पूरा एक गैप हो गया, ये एक छोटा छोटा स्पेस हो गया। तो तीन प्राइमरी मेथड होते हैं पेयर वाइज अलाइनमेंट के। पेयर वाइज जोड़े में एक दूसरे को अलाइन करने का तरीका, पेयर वाइज अलाइनमेंट्स। इसमें होता है डॉट मैट्रिक्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वर्ड मेथड। क्या क्या? डॉट मैट्रिक्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, DMDP, वर्ड। डॉट मैट्रिक्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वर्ड, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हर मेथड का अपना स्ट्रेंथ वीकनेस होता है। तीनों पेयर वाइज मेथड में वही बात है, दोनों को ही हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और देखिए डिफिकल्टी तो होती है, बहुत रिपीटेटिव सीक्वेंसेस अगर होते हैं तो उनमें डिफिकल्टी होती है, बट ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? इसको डॉट प्लॉट या डायगोनल प्लॉट कहते हैं। सिंपल पिक्चर होता है जो कि ओवरव्यू देता है पेयर वाइज सीक्वेंस सिमिलैरिटी का, है ना। ग्राफिकल तरीका है दो सीक्वेंस को कंपेयर करने का 2D मैट्रिक्स में, 2D में, 2 डायमेंशन में, ठीक है। डॉट जो है ये रिप्रेजेंट करता है सिमिलैरिटी, डॉट यानी सिमिलर। बढ़िया, अब क्या है? रोज करेस्पॉन्ड टू द रेसिड्यूज ऑफ वन सीक्वेंस एंड कॉलम्स टू द रेसिड्यूज ऑफ अदर। एक सीक्वेंस का इस तरीके से इस एक्सिस में, इस एक्सिस में। सिंपलेस्ट फॉर्म में पोजीशन ऑफ द डॉट प्लॉट आर लेफ्ट ब्लैंक इफ द रेसिड्यूज आर डिफरेंट। अरे मैच हुआ तो डॉट, नहीं हुआ तो खाली, ठीक है। डॉट प्लॉट्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस विल अपीयर एज अ सिंगल लाइन अलॉन्ग द मैट्रिक्स मेन डायगोनल। इस तरीके से जो है डॉट प्लॉट हमें नजर आएगा, मैट्रिक्स जैसा बनेगा ना, ऐसे ऐसे करके ग्रिड जैसा बनेगा। तो यहाँ पे जो इसका मेन डायगोनल है इसमें हमें इस तरीके से एक सिंगल लाइन जैसा दिखेगा, और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम पूरा डॉट्स कनेक्ट हो गया ना। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये किसके लिए होगा? बहुत क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस के लिए होगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के पीछे आइडिया क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो प्रॉब्लम के पार्ट्स होते हैं उनको सॉल्व करने पड़ेंगे। अरे मतलब हर प्रॉब्लम के अंदर सब प्रॉब्लम होता है। आप बोलोगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मुझे दिक्कत है, नहीं भैया, आपको स्पेसिफिकली इस पार्ट में दिक्कत है। आइए थोड़ा अंदर आइए, तो बात वही है, सब प्रॉब्लम्स। देन कंबाइन द सोल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम्स टू रीच ओवरऑल सोल्यूशन, है ना। ऑफन मेनी ऑफ दीज सब प्रॉब्लम्स आर जनरली सेम। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच seeks to solve each problem of only once, thus reducing the number of computation. Number of computation को घटा देता है ना, सबको एक ही बार सॉल्व कर रहा होता है। This is especially useful when number of repeating sub problems is exponentially large. This method effectively works in 3 steps. पहले सीक्वेंस वर्सेस, यहाँ पे क्या करेगा? सीक्वेंस मैट्रिक्स बनाएगा। दूसरा स्कोर देगा मैट्रिक्स में। स्कोर मतलब अरे भाई मैच हुआ तो क्या, मिसमैच हुआ तो क्या, ये तरीके होते हैं। लास्ट स्टेप, ट्रेस बैक टू द मैट्रिक्स इन रिवर्स ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हाईएस्ट स्कोरिंग पाथ। इस तरीके से हाईएस्ट स्कोरिंग पाथ जो है वही उसको अलाइनमेंट दे रहा होगा, और क्या। नेक्स्ट है वर्ड और के टुपल मेथड। इसको ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड कौन? के ट्यूपल मेथड, के ट्यूपल या फिर वर्ड कहते हैं, ठीक है। वर्ड मतलब भाई के ट्यूपल्स के फॉर्म में होता है। अभी देखते हैं ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक्स, एक्सपीरियंस्ड, ह्यूरिस्टिक एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड डिस्कवरी। बात वही है। वर्ड मेथड्स जो है इसमें क्या करते हैं हम? आइडेंटिफाई करते हैं सीरीज ऑफ शॉर्ट नॉन ओवरलैपिंग सब सीक्वेंसेस यानी वर्ड्स इन द क्वेरी सीक्वेंस दैट आर देन मैच टू कैंडिडेट डेटाबेस सीक्वेंस। मैच करते हैं हम यहाँ पे, है ना, कुछ सब सीक्वेंसेस यानी वर्ड्स को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स को। तो लेंथ ऑफ द मैच्ड वर्ड इज कॉल्ड द के ट्यूपल पैरामीटर। अरे के ट्यूपल मेथड जो है ये दो सीक्वेंसेस को बड़े फास्ट तरीके से यहाँ पे अलाइन कर देता है। फर्स्ट सर्चिंग द आइडेंटिकल शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ सीक्वेंसेस, इसी को हम वर्ड्स या के ट्यूपल कहते हैं। अरे मतलब ATG मान लीजिए ऐसा कुछ आया तो ATG ढूंढता हुआ चला जाएगा, और क्या, इन्हीं को जोड़ के अलाइनमेंट कर लेगा। इसी को के ट्यूपल कहेंगे। तीन का हुआ ना, ये ट्रिपलेट जैसा हुआ, तो बस वही है। इसी तरीके से वर्ड्स या फिर के ट्यूपल्स होते हैं जिसको ज्वाइन कर करके हम अलाइनमेंट कर लेते हैं। फिर से कौन कौन से मेथड
मेथड हुए पेयर वाइज में, एक डॉट मैट्रिक्स, दूसरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और जो तीसरा है वो है वर्ड और के ट्रिपल मेथड। चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं स्कोरिंग मैट्रिक्स पे। स्कोरिंग मैट्रिक्स क्या होता है? स्कोरिंग मैट्रिसेस जो है ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी देता है, एक रेसिड्यू बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, सब्स्टिट्यूशन दोस्तों, ठीक है, एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो स्कोरिंग मैट्रिसेस फॉर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आर वेरी सिंपल। तो कितने ही होते हैं भाई, ए टी जी सी, 4 तो होते हैं, इसमें क्या ही यहाँ पे कर दोगे, है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू और हाई स्कोर इज गिवन फॉर अ मैच, नेगेटिव वैल्यू और लो स्कोर फॉर अ मिस मैच। सीधी सी बात है, आप मैच के लिए ज़्यादा स्कोर, इसके लिए स्कोरिंग करोगे और क्या, पॉइंट दोगे, पॉइंट्स जैसा। तो असाइनमेंट is based on the assumption that the frequencies of mutation are equal for all bases। हाँ, ये हम मान लेते हैं कि 1:1:1:1 फ्रीक्वेंसी है भाई, 25% एडेनिन, 25 सब में म्यूटेशन इतना हो सकता है। दिस assumption may not be realistic। अब हो सकता है कि यहाँ पे चेंजेस तो हो ही सकते हैं। येस, ऑब्जर्वेशन शो दैट ट्रांजिशन मतलब वही प्यूरिन के बीच में जो सब्सटीट्यूशन होता है ना, प्यूरिन pyrimidine के बीच में जो ट्रांजिशंस होते हैं, दे अकर मोर फ्रीक्वेंटली दैन ट्रांसवर्जन, यानी सब्सटीट्यूशन बिटवीन प्यूरिन एंड pyrimidine। pyrimidine के बीच में क्या कहते हैं, इसे ट्रांसवर्जन कहते हैं। और ट्रांजिशन किसके बीच में कहते हैं, पूपू या फिर पीपी के बीच में, प्यूरिन pyrimidine के बीच में उसको ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये ट्रांजिशन जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है। तो देख लीजिए कहाँ आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, चीज़ों में वेरिएशन तो आ ही सकता है, राइट। ओके, तो अब अगर हम बात करें स्कोरिंग मैट्रिसेस की, फॉर अमाइनो एसिड्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज स्कोरिंग हैज टू रिफ्लेक्ट द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। इतना आसान थोड़ी है, 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो बढ़ ही जाएगा, वहाँ पे 4 थे तो कितना आसान था। एज वेल एज लाइकलीहुड ऑफ सर्टेन रेसिड्यूज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड अमंग ट्रू होमोलोगस सीक्वेंसेस। ट्रू होमोलोगस मतलब, होमोलोगस मतलब क्या, अरे एक जैसा पूरा सेम लोकेशन पे सेम चीज़ें हैं, होमोलोगस। तो स्कोर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरिंग ऑफ अ मैच ऑफ द 2 इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स इन एवोल्यूशनरी रिलेटेड सीक्वेंसेस। एवोल्यूशनरी रिलेटेड है सीक्वेंसेस, है ना। तो and provides a measure of chance alignment of the 2 amino acids। चलिए, this score will also reflect the frequency that a particular amino acid occurs in nature, as some amino acids are more abundant than other। हाँ, ये भी बताता है ये। Higher score indicate that probability that 2 amino acid aligned by chance is very small। Lower score indicate high probability that 2 amino acid aligned by chance। मतलब जितना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों, ये जो स्कोर है, जितना स्कोर आएगा, लोअर स्कोर मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा अलाइनमेंट का, बाय चांस, अलाइन बाय चांस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे स्कोर की बात करेंगे हम, हाई स्कोर मतलब प्रोबेबिलिटी दैट 2 अमाइनो एसिड अलाइन बाय चांस इज वेरी स्मॉल। लोअर स्कोर का मतलब यह है कि हाँ, बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बाय चांस ही अलाइन हुए होंगे एंड आर एवोल्यूशनरी अनरिलेटेड। सीधी सी बात है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये बता देगा कि अगर लो स्कोर आया है तो एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस नहीं है। लो स्कोर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस। एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस जो है ये काफ़ी हद तक अनरिलेटेड हो जाएगा, राइट, अनरिलेटेड हो जाएगा। लॉजिकली आप समझ सकते हो इस चीज़ को, और कुछ नहीं। तो आइडेंटिटीज आर असाइंड एट द मोस्ट पॉजिटिव स्कोर। आइडेंटिटी कहते हो, आइडेंटिटी मतलब क्या, अरे आइडेंटिटी मतलब एक जैसा, और क्या। तो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिसीव पॉजिटिव स्कोर्स, बट मैचेस दैट आर अनलाइकली हैव बीन अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड मोर लाइकली इंडिकेटिव ऑफ अनरिलेटेडनेस। उस पोजीशन पे एवोल्यूशन अगर हुआ है तो सीधी सी बात है ना, वहाँ पे अनरिलेटेडनेस आएगा, उन्हीं को नेगेटिव स्कोर दे रहे होंगे। तो यही जो स्कोरिंग मैट्रिसेस होते हैं, ये जो स्कोरिंग स्कीम हम बना देते हैं कि भाई ऐसे स्कोर देना है, इस पे स्कोर देना है, इस पे नहीं देना है, इस पे पेनल्टी लेना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ ये किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्व्ड सब्स्टिट्यूशन रेट्स आर सुपीरियर टू सिंपल आइडेंटिटी स्कोर्स। एंड यहीं पे 2 मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिसेस जो होते हैं, दैट इज पैम एंड ब्लॉसम, प्रोटीन सीक्वेंस अलाइन करने के लिए। बढ़िया, पैम मैट्रिक्स जैसे जैसे सीक्वेंस डाइवर्ज करते हैं, म्यूटेशन एक्यूमुलेट करते हैं। सीधी सी बात है, सीक्वेंस जैसे जैसे दूर चले जाते जाएंगे, एक दूसरे से बिछड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे म्यूटेशन एक्यूमुलेट होते जाएंगे, और क्या। तो मेजर ऑफ सीक्वेंस डाइवर्जेंस इज पैम, परसेंटेज ऑफ एक्सेप्टेड म्यूटेशन। अच्छा, परसेंटेज एक्सेप्टेड म्यूटेशन, ओ समझ गए। पैम जो है, इट इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स, अमाइनो एसिड के लिए होता है। मार्गरेट डेहॉफ जी ने इसको डेवलप किया था। सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स डिस्क्राइब्स द रेट एट विच वन कैरेक्टर इन अ सीक्वेंस चेंजेस टू अदर कैरेक्टर स्टेट ओवर टाइम। समय के साथ साथ कैसे बदलाव आती है जीवन में। पैम मैट्रिक्स जो है, इट इज बेस्ड ऑन ग्लोबल अलाइनमेंट ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन्स एंड कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्विंग डिफरेंसेस इन क्लोजली रिलेटेड रीजन्स। जैसे पैम 1 है, पैम 1 बोलता है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वुड बी एक्सपेक्टेड इफ 1% ऑफ अमाइनो एसिड हैज चेंज। अरे चेंज बहुत कम है दोस्तों, मतलब ये परसेंटेज चेंज बताता है, परसेंटेज चेंज, नंबर जो है बदलाव बताता है। जैसे अगर पैम 1 है तो 1% चेंज, पैम 100 है तो बहुत ज़्यादा चेंज।
तो अगर भाई एक पैम है मतलब एक म्यूटेशन आया है, बाकी 99% तो आइडेंटिकल है ना जी। पैम 1 मैट्रिक्स इज यूज्ड एज बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग अदर मैट्रिसेस एज्यूमिंग दैट रिपीटेड म्यूटेशंस वुड फॉलो सेम पैटर्न, है ना। तो अगर आप इसी लॉजिक से देखोगे, डेहॉफ ने और भी मैट्रिसेस डिराइव किए, जैसे 250 तक। पैम 250 मतलब क्या, 20% सीक्वेंस आइडेंटिटी है, लोएस्ट सीक्वेंस सिमिलैरिटी, क्योंकि परसेंटेज आइडेंटिटी बहुत कम हो गया ना जी, क्योंकि उसमें म्यूटेशन, एक्सेप्टेड म्यूटेशन बहुत ज्यादा हो गए। तो अलग अलग पैरामीटर होता है। सबसे स्ट्रिंजेंट कौन होगा, स्ट्रिंजेंट अपना यही होगा पैम 1। अगर सबसे कंपेयर करोगे, जितना लो वैल्यू ऑफ पैम उतना ज्यादा स्ट्रिंजेंसी भाई, वो उतना कम म्यूटेशन एक्सेप्ट करेगा ना। परसेंटेज ऑफ एक्सेप्टेड म्यूटेशन, जिसका ज्यादा है वैल्यू, वो ज्यादा है म्यूटेशन एक्सेप्ट करेगा, वो ज्यादा अनरिलेटेड होगा एवोल्यूशनरली। इस तरीके से सीक्वेंस आइडेंटिटी हम डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। पैम 30 के लिए अगर आप देखोगे तो 75% आइडेंटिटी, 80 के लिए थोड़ा कम होता जा रहा है और कम हुआ, 110 के लिए, 200 के लिए और कम हो गया, 250 के लिए तो एकदम ही कम हो गया। ठीक है, तो यही होता है कॉन्सेप्ट। ऐसे करके हम पैम 250 मैट्रिक्स यहाँ पे रखा हुआ है, ये एक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स है। कैसे हम स्कोरिंग करते हैं देखिए, इस तरीके से एलेनिन है यहाँ पे भी हम इधर रखे हुए हैं एलेनिन, आर्जिनिन, इस तरीके से हम पूरा सजा के रखें, यहाँ पे भी सजा के रखें, इनके बीच में एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। इस तरीके से एक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स बना रहे हैं। मैट्रिक्स मतलब रोज कॉलम्स में अलाइन करके रखना, और क्या, इस तरीके से एडजस्ट करके रखना। और यहाँ पे हम इनका स्कोरिंग वगैरह कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको रखते हैं। ब्लॉसम मैट्रिक्स, ब्लॉसम क्या है देखिए, डेहॉफ का जो मॉडल था, एजम्पशन था कि एवोल्यूशनरी स्टेट्स आर यूनिफॉर्म ओवर द होल प्रोटीन सीक्वेंस, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एवोल्यूशनरी रेट जो है दे कैन बी लोअर इन द कंजर्व्ड रीजन्स। जी हाँ, कुछ कंजर्व्ड रीजन्स होते हैं, है ना, और कुछ नॉन कंजर्व्ड रीजन्स होते हैं प्रोटीन के। तो यहाँ पे हेनिकॉफ ने ये कंस्ट्रक्ट किया था ब्लॉसम मैट्रिक्स, इसको कहते हैं ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। ठीक है, सीरीज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ब्लॉसम सीरीज ऑफ मैट्रिसेस जो है इसी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर देता है कि भाई कंजर्व्ड रीजन अलग होते हैं, नॉन कंजर्व्ड रीजन अलग होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड इन मैट्रिक्स कैलकुलेशन आर कंप्यूटेड बाय लुकिंग एट द ब्लॉक्स ऑफ कंजर्व्ड सीक्वेंसेस। पर्टिकुलर ब्लॉक को देखा जाता है कंजर्व्ड सीक्वेंसेस को। मल्टीपल प्रोटीन अलाइनमेंट जब हम करते हैं, मल्टीपल प्रोटीन सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है। कंजर्व्ड सीक्वेंसेस आर अज्यूम्ड टू बी ऑफ फंक्शनल इंपॉर्टेंस विद इन related proteins. To reduce bias from closely related sequences, segments in a block with a sequence identity above a certain threshold were clustered, giving weight to each cluster. ऐसे करके इनको क्लस्टर कर दिया जाता है, और इस तरीके से उनको पॉइंट्स वेट दिया जाता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉसम मैट्रिक्स इज एलिमिनेटिंग सीक्वेंसेस विच आर आइडेंटिकल इन मोर देन X% ऑफ देयर अमाइनो एसिड सीक्वेंस। अच्छा, यहाँ पे भी ऐसा कोई नंबर होगा, बिल्कुल हाँ, इसी तरीके से नाम दिया जाता है। दिस इज डन टू अवॉइड बायस ऑफ रिजल्ट इन फेवर ऑफ अ सर्टेन प्रोटीन, है ना, बायस हटाने के लिए एलिमिनेशन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, आइदर बाय रिमूविंग सीक्वेंस फ्रॉम द ब्लॉक और फाइंडिंग अ क्लस्टर ऑफ सिमिलर सीक्वेंसेस एंड रिप्लेसिंग इट बाय अ न्यू सीक्वेंस दैट रिप्रेजेंट्स द क्लस्टर। बस तो इसी क्लस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, बस तो ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन। मैट्रिक्स बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स विथ नॉट मोर देन X% ऑफ सिमिलैरिटी इज कॉल्ड एज ब्लॉसम X। ठीक है, X% से ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं होना चाहिए, ये जो चीज़ है विच आर आइडेंटिकल इन मोर देन X%, है ना। तो इनके लिए हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, है ना, एलिमिनेट कर देते हैं सीक्वेंसेस को। तो X% एक कट ऑफ की तरह है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ब्लॉक मैट्रिक्स बिल्ड फ्रॉम द ब्लॉक्स विद नॉट मोर देन X% सिमिलैरिटी, इसको कहते हैं ब्लॉसम X। मैट्रिक्स बिल्ड यूजिंग सीक्वेंसेस विद सिमिलैरिटी नॉट मोर देन 50%, ब्लॉसम 50। सिमिलरली ब्लॉसम 62, सीक्वेंस अलाइनमेंट विद नो मोर देन 62% सिमिलैरिटी, मतलब 62% से ज़्यादा नहीं, बस यही है मतलब। ब्लॉसम 62 को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर्चिंग सीक्वेंस डेटाबेसेस। सीक्वेंस डेटाबेस क्या होता है, ये लार्ज कलेक्शन होता है कंप्यूटराइज्ड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस का, प्रोटीन सीक्वेंसेस का, और भी सीक्वेंसेस का जो कि कंप्यूटर में स्टोर किया जा सके। फर्स्ट स्टेज एनालिसिस ऑफ अ न्यू सीक्वेंस इज टू परफॉर्म कंपैरिजन विथ सीक्वेंस डेटाबेसेस टू फाइंड होमोलॉग्स, है ना। Sequence of a gene protein of interest is compared to every sequence in the sequence database. Similar ones are identified using sequence database searches. Sequence database searches और किस चीज़ के लिए ये यूजफुल होता है, to find function of genes or proteins whose sequences have been determined in the lab. Major issues in database searching are sensitivity, selectivity and speed. अच्छा, स्पीड क्या है, इट इज़ अ पर्टिकुलर कंसर्न, क्योंकि भाई ज़रूरी है ना, इसीलिए ह्यूरिस्टिक मेथड्स डेवलप किए गए हैं। ठीक है, फॉर एफिशिएंट डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्चेस। मेजर ह्यूरिस्टिक डेटाबेस एल्गोरिथम में होता है एक ब्लास्ट, एक फास्टा, दोनों में ही वर्ड मेथड होता है, और वर्ड मेथड यूज़ करते हैं ये लोग
ठीक है, अरे वही ह्यूरिस्टिक के ट्यूपल, हाँ हाँ समझ गए, वर्ड मेथड फॉर पेयर वाइज अलाइनमेंट। चलिए बढ़िया, यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे पहले ब्लास्ट पे। ब्लास्ट क्या है? बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल एल्गोरिदम है फॉर कंपेयरिंग प्राइमरी बायोलॉजिकल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन, जैसे अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। uses approximation of the Smith-Waterman algorithm known as maximal segment pairs algorithm। उसी का एक मतलब उसी का एक वर्जन है। तो ब्लास्ट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, सर्च एल्गोरिथम एंड कंप्यूटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो एक होता है इसका सर्च एल्गोरिथम और दूसरा कंप्यूटेशन भी होता है। तो अगर हम देखेंगे व्हेन अ क्वेरी इज सबमिटेड वाया वन ऑफ द ब्लास्ट वेब पेजेस, सीक्वेंस प्लस एनी अदर इनपुट इन्फॉर्मेशन, जैसे डेटाबेस जिसको सर्च करना है, वर्ड साइज, एक्सपेक्ट वैल्यू, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे फिट कर देते हैं एल्गोरिदम में। ठीक है, ब्लास्ट सर्वर के ब्लास्ट जो है ये पहले तो एक लुकअप टेबल बनाता है, जितने सारे वर्ड्स आए हैं ना, शॉर्ट सब सीक्वेंसेस विच फॉर प्रोटीन्स द डिफॉल्ट इज 3 लेटर्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स के लिए 11 लेटर्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के लिए 11 और प्रोटीन के लिए बन जाता है 3 लेटर्स। ठीक है, ये अपना बनाया गया है। तो एंड नेबरिंग वर्ड्स यानी सिमिलर वर्ड्स इन द क्वेरी सीक्वेंस डेटाबेस इज देन स्कैंड फॉर दीज हॉटस्पॉट्स। ये हॉटस्पॉट्स को ढूंढा जाता है। व्हेन मैच इज आइडेंटिफाइड इट इज यूज्ड टू इनिशिएट अ गैप फ्री एंड गैप्ड एक्सटेंशंस ऑफ द वर्ड। बस उसी के हिसाब से हम यहाँ पे अलाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले ही हमने देख लिया कि हम ह्यूरिस्टिक वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं, के ट्यूपल वाले मेथड की। तो ब्लास्ट जो है इट हैज़ जैसे ही उसने फाइंड कर लिया एक सिमिलर सीक्वेंस है ना टू द क्वेरी इन द डेटाबेस में मान लीजिए वैसा कोई सीक्वेंस है, it is helpful to have some idea of whether the alignment is good and whether it portrays a possible biological relationship or whether the similarity observed is attributable to chance alone। मतलब बात वही है कि यहाँ पे कोई बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है भी या नहीं, या फिर बस वही चांस फैक्टर है। तो ब्लास्ट जो है इट यूज स्टैटिस्टिकल थ्योरी, मतलब ये एक तरीके से स्टैटिस्टिकल डेटा बेस्ड पूरा सब कुछ निकालता है, थ्योरी को यूज करता है टू प्रोड्यूस अ बिट स्कोर। ठीक है, स्कोर देता है और इसके बेसिस पे और क्या देता है? ई वैल्यू। ई वैल्यू क्या है? एक्सपेक्ट वैल्यू फॉर ईच अलाइनमेंट पेयर। बिट स्कोर जो है ये इंडिकेशन देता है कितना अच्छा अलाइनमेंट है। ठीक है, कितना अच्छा अलाइनमेंट है, जितना ज़्यादा स्कोर उतना अच्छा अलाइनमेंट, सीधी सी बात है। ई वैल्यू एक ऐसा पैरामीटर है जो डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ हिट्स वन कैन एक्सपेक्ट वैल्यू टू सी बाई चांस व्हेन सर्चिंग अ डेटाबेस ऑफ अ पर्टिकुलर साइज। वो बताता है, एक आइडिया देता है आपको। ई वैल्यू एक ऐसा पैरामीटर है जो कि कितने हिट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टू सी बाई चांस जब आप सर्च कर रहे हो किसी एक डेटाबेस को। तो बात वही है, इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द स्कोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस विथ स्कोर। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस, स्कोर बढ़ेगा तो ये ई वैल्यू जो है ये घटेगा, सीधी सी बात है। तो दैट इज असाइंड to a match between two sequences। Essentially, e-value describes the random background noise that exists for matches between sequences। For example, e-value अगर 1 है, इसको अगर आप असाइन कर रहे हो एक हिट के लिए, it can be interpreted as database of the current size। One might expect to see one match with a similar score simply by chance। This means lower the e-value or the closer it is to 0। जितना 0 के पास होगा higher is the significance of the match। हाँ, नहीं तो वही है चांस फैक्टर वाला, हम कह देते हैं इसको। ठीक है, however it is important to note that searches with short sequences can be virtually identical and they can have a relatively high e value। ठीक है, आइडेंटिकल हो सकता है, बात वही है। दिस इज बिकॉज द कैलकुलेशन ऑफ ई वैल्यू ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द लेंथ ऑफ द क्वेरी। लेंथ से मुक्त नहीं होता, ये लेंथ को देखता है इसीलिए। दिस इज बिकॉज शॉर्टर सीक्वेंस हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इन डेटाबेस प्योरली बाई चांस। क्योंकि भाई छोटा 10 सीक्वेंस आपको कहीं डेटाबेस में मिल नहीं जाएगा, आराम से मिल जाएगा। लंबे वाले अगर होंगे तो फिर मिलने में दिक्कत होती है। तो वही है, ई वैल्यू इसी चीज़ को बताता है। आगे बढ़ते हैं, ब्लास्ट का फैमिली। बहुत सारे टाइप के ब्लास्ट वर्जन्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, इन सबको कंपेयर करने के लिए, है ना। क्या क्या होता है? ब्लास्ट पी क्या करता है? अमाइनो एसिड क्वेरी सीक्वेंस अगेंस्ट द प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस डेटाबेस। देखिए डेटाबेस में क्या होगा और यहाँ पे आपके पास क्वेरी क्या है। तो इसमें अगर आप प्रोटीन को ही देखोगे और प्रोटीन ही डेटाबेस में देखोगे, यानी अमाइनो एसिड का क्वेरी सीक्वेंस, तो बस ये ब्लास्ट पी कहलाएगा। ब्लास्ट एन क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस में। ठीक है, नेक्स्ट ब्लास्ट एक्स क्या होता है? ब्लास्ट एक्स थोड़ा अलग होता है। ब्लास्ट एक्स में क्या होता है? ये एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड क्वेरी सीक्वेंस है जो कि हर रीडिंग फ्रेम में ट्रांसलेट हुआ है, मतलब 6 रीडिंग फ्रेम में ट्रांसलेट किया हुआ एक न्यूक्लियोटाइड क्वेरी सीक्वेंस है, जिसको आप चेक कर रहे हो प्रोटीन डेटाबेस में। ये बढ़िया उल्टा एकदम एक्स टाइप का बन गया, क्रॉस टाइप का बन गया, है ना। न्यूक्लियोटाइड के 6
आप प्रोटीन के साथ कंपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, टी ब्लास्ट एन। टी ब्लास्ट एन क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्वेरी डेटाबेस डायनेमिकली ट्रांसलेटेड इन ऑल रीडिंग फ्रेम्स। प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस मतलब पी को आप यहाँ पे देख रहे हो ऐसे में, बढ़िया है, नाइस। तो यही चीज़ हो गया, इसका जस्ट उल्टा टी ब्लास्ट एन। और एक होता है टी ब्लास्ट एक्स, जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड क्वेरी सीक्वेंस का 6 फ्रेम ट्रांसलेशन, इसको आप कंपेयर कर रहे हो न्यूक्लियोटाइड के ही 6 फ्रेम ट्रांसलेशन के साथ। सीधा सा ये इमेज, बस इतना ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन फंस जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साई ब्लास्ट, साई क्या है, ओ PSI, पोजिशन स्पेसिफिक आइटरेटेड ब्लास्ट। PSI ब्लास्ट ये एक ऐसा मेथड है दैट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ रिपीटेड स्टेप्स और आइटरेशंस। आइटरेशन स्टेप्स है ना, आप सॉल्व करते हो, गलती करते हो, आइटरेशंस, यही तो कहलाता है। ठीक है। फर्स्ट, डेटाबेस सर्च ऑफ अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस परफॉर्म्ड यूजिंग क्वेरी सीक्वेंस। मतलब सिंपल, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में आपने सर्च किया, फिर जो रिजल्ट्स आए उसको आपने प्रेजेंट किया और एसेस किया विजुअली, ये देखने के लिए वेदर एनी डेटाबेस सीक्वेंस आर सिग्निफिकेंटली रिलेटेड टू क्वेरी सीक्वेंस आर प्रेजेंट। थर्ड, अगर ऐसा हुआ तो माउस इज क्लिक्ड ऑन अ डिसीजन बॉक्स टू गो थ्रू अनदर आइटरेशन ऑफ द सर्च। इसका फर्दर एक आइटरेशन करते हैं। तो हाई स्कोरिंग सीक्वेंस मैचेस को हम यहाँ पे पहले स्टेप में जो मिलते हैं उनको अलाइन करते हैं, एंड फ्रॉम द अलाइनमेंट अ टाइप ऑफ स्कोरिंग मैट्रिक्स दैट इंडिकेट्स वेरिएशंस एट ईच अलाइंड पोजीशन इज प्रोड्यूस्ड। डेटाबेस इज देन सर्च्ड अगेंस्ट द स्कोरिंग मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 5 ब्लास्ट, पैटर्न हिट इनिशिएटेड। इसमें क्या होता है, दिस प्रोग्राम फंक्शन मच लाइक साई ब्लास्ट एक्सेप्ट दैट द क्वेरी सीक्वेंस इज फर्स्ट सर्च्ड फॉर कॉम्प्लेक्स पैटर्न प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टिगेटर। तो सब्सिक्वेंट सर्च जब आप करते हो सिमिलैरिटी के लिए इन द प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस इज देन फोकस्ड ऑन द रीजन्स कंटेनिंग द पैटर्न। साई ब्लास्ट लाइक अदर प्रोग्राम्स आर मैक्सॉम्स, सर्च करके ऐसा करके होता है। नेक्स्ट आता है फास्टा पे। फास्टा क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है फॉर रैपिड अलाइनमेंट ऑफ पेयर्स ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए सीक्वेंसेस। फास्ट ए, ये फास्टा नहीं मतलब फास्ट ए है बेसिकली इसको फास्टा हम कहते हैं, बट इट इज फास्ट ए मतलब ऑल। जैसे इट वर्क्स विथ एनी अल्फाबेट, एक्सटेंशन ऑफ फास्ट पी एंड फास्ट एन। फास्ट एन न्यूक्लियोटाइड के लिए था, फास्ट पी प्रोटीन के लिए था, फास्ट ए जो है ऑल के लिए हो गया। इट इज अगेन अगर आप देखोगे ह्यूरिस्टिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम। 2 स्टेप का एल्गोरिथम होता है। पहला स्टेप जो है ये सर्च करना हाईली सिमिलर सेगमेंट्स के लिए 2 सीक्वेंसेस में। इन दिस सर्च अ वर्ड विथ स्पेसिफिक वर्ड साइज इज यूज टू फाइंड रीजन्स इन अ 2D टेबल, स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम जैसा ही। ठीक है, 2D टेबल यहाँ पे बनता है। दीज रीजन्स आर अ डायगोनल और अ फ्यू क्लोजली स्पेस्ड डायगोनल्स in the table which have a high number of identical word matches between the sequences. Second step, Smith-Waterman alignment centered on the diagonals that correspond to the alignment of the highly similar sequence segments. नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पता चल गया ना फास्टा नाम क्या होता है, मतलब क्या होता है, ठीक है, अंदाज़ा लग गया, चलिए बढ़िया है। ब्लास्ट जैसा ही कुछ होता है। Version of FASTA compares a query protein sequence to a protein sequence library to find similar sequences. FASTA also compares DNA sequence to DNA sequence library. बढ़िया। T-FASTA, यहाँ पे T-FAST-A जो है अगर आप देखोगे, this compares a query protein sequence to DNA sequence library after translating DNA sequence library in all 6 reading frames. Then FAST-F, T-FAST-F, FAST-S, T-FAST-S क्या है, short peptide sequences को यहाँ पे ये compare कर रहा होता है, obtained from analysis of protein against a protein sequence database या फिर DNA sequence database translated in all 6 reading frames. ठीक है, फास्ट एक्स फास्ट वाई ऐसे करके होता है। ठीक है, यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस का क्वेरी होता है 3 रीडिंग फॉरवर्ड फ्रेम्स में। कंपेयर ऑल द 3 फ्रेम्स टू अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। फिर क्या होता है, टी फास्ट एक्स, ठीक है, ये कंपेयर करता है क्वेरी प्रोटीन सीक्वेंस को डीएनए सीक्वेंस डेटाबेस में। इंपॉर्टेंट ब्लास्ट वाला है ये वाला, अगर नहीं भी याद रहे तो दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट यहाँ क्या होता है, ये अपना 2-2 का नहीं है दोस्तों। अभी जो हम देख रहे थे यहाँ तक हम सब कुछ देख रहे थे रिलेटेड टू व्हाट, पेयर वाइज अलाइनमेंट्स। अच्छा, 2 के लिए। अब अगर हम मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल बहुत सारे एक साथ अगर करेंगे तो वहाँ पे नया कुछ लगेगा और क्या। तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इज अ सीक्वेंस अलाइनमेंट ऑफ 3 और मोर सीक्वेंसेस, 3 और ग्रेटर दैन 3, ठीक है, ऑफ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कैन बी यूज्ड टू स्टडी रिलेशनशिप्स बिटवीन सीक्वेंसेस एंड आर पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ जीन और जीन प्रोडक्ट दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, है ना। ऑफन प्राइमरी फोकस ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इज टू आइडेंटिफाई विद इन सेवरल रिलेटेड रीजन्स, सेवरल रिलेटेड सीक्वेंसेस, उसमें कुछ रीजन्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि हाईली कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी या सिमिलैरिटी में। आइडेंटिटी मतलब सब कुछ एक जैसा और सिमिलैरिटी मतलब काफ़ी कुछ एक जैसा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आपको 2 सीक्वेंस दे देगा, उसमें आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी पूछेगा, तो आइडेंटिटी मतलब भाई एकदम वही चीज़, सिमिलैरिटी मतलब कितना एक जैसा है। ठीक है।
ठीक है। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ऑफ अ सेट ऑफ सीक्वेंस में ऑल्सो बी व्यूड एज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द सीक्वेंसेस। चलिए, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के यूजेस। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ऑफ अ सेट ऑफ सीक्वेंसेस कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एज टू द मोस्ट अलाइक रीजन्स इन द सेट। प्रोटीन्स में ऐसे रीजन्स जो है दे रिप्रेजेंट कंजर्व्ड फंक्शनल और स्ट्रक्चरल डोमेन्स। अगर स्ट्रक्चर एक या एक से ज़्यादा मेंबर्स का हमें पता है, इट मे बी पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द अमीनो एसिड विच अमीनो एसिड्स ऑक्यूपाई द सेम स्पेशल रिलेशनशिप इन अदर प्रोटीन्स इन द अलाइनमेंट। सही बात है, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में ऐसे अलाइनमेंट से हम स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रिलेशनशिप्स भी पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोमोटर्स को अलाइन कर रहे हो, है ना, सिमिलरली रेगुलेटेड जीन्स के प्रोमोटर को अलाइन कर रहे हो, उससे आपको कॉन्सेंसस बाइंडिंग साइट पता चल जाएंगे रेगुलेटरी प्रोटीन्स के लिए। जी हाँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से और भी यूज़ होता है कंसेंसस इन्फॉर्मेशन का, जो कि हमें मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से मिलता है फॉर प्रेडिक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोब्स, है ना। ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं, ब्लास्ट और फास्टा, ये पेयर वाइज करते हैं दोस्तों, है ना। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं। इसमें एक सबसे फेमस होता है क्लस्टल, ऐसे याद रखिएगा, मल्टीपल क्लस्टल, ठीक है, फॉर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। मोस्ट फेमिलियर वर्जन इज क्लस्टल W, ठीक है। इनपुट फॉर द प्रोग्राम्स इज अ फाइल कंटेनिंग ऑल द सीक्वेंस टू बी अलाइंड। क्लस्टल बिगिंस बाय फाइंडिंग ऑल पॉसिबल पेयर वाइज अलाइनमेंट्स। पहले वो करता तो पेयर वाइज ही है, लेकिन वही मल्टीपल के लिए करता है। दिस परमिट्स द प्रोग्राम टू डिटरमाइन रिलेशनशिप ऑफ द इनपुट सीक्वेंसेस विथ वन अनदर बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी स्कोर एंड हेंस जनरेट अ क्रूड फाइलोजेनेटिक ट्री। ये अपना एक डेंटोग्राम जैसा बनाता है, फाइलोजेनेटिक ट्री बनाता है, ठीक है। स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट स्कोरिंग पेयर वाइज अलाइनमेंट सिक्वेंशियली कैरीज आउट realignments on the basis of remaining sequences, which it adds in order of their decreasing relationship with the previously added sequences, and इस तरीके से while opening up gaps as necessary. Output of cluster is the aligned sequences. सीधी सी बात है, अलाइन कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फाइलोजेनेटिक ट्रीज, ठीक है। फाइलोजेनेटिक ट्रीज मेनली हमारा यही लगभग लास्ट पार्ट होने वाला है, जल्दी से खत्म कर लेंगे इसको हम। चलिए, मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक्स। फाइलोजेनेटिक्स क्या होता है? फाइलोजेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड एनालाइजिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, एवोल्यूशन, है ना, रिलेटेडनेस। मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक्स क्या है? आप यहाँ पे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हो टू गेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवोल्यूशन ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशन मॉलिकुलर लेवल पे अगर आप देखोगे, इट इज ऑब्जर्वेबल एज न्यूक्लियोटाइड चेंजेस इन द न्यूक्लिक एसिड्स एंड अमाइनो एसिड चेंजेस इन द प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA जो होते हैं और प्रोटीन्स, ये इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास इन्फॉर्मेशन होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का। अगर आप न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सीक्वेंसेस को कंपेयर करोगे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स से कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज़ करके, और उनमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करोगे, कैसे? होमोलॉजी, डिग्री ऑफ होमोलॉजी, कितना होमोलॉजी एक जैसे हैं ये सीक्वेंसेस, राइट। जैसे न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, दे आर लीनियर मॉलिक्यूल्स, है ना, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह। तो न्यूक्लियोटाइड डिफरेंसेस विद इन अ जीन या फिर अमाइनो एसिड डिफरेंसेस विद इन अ प्रोटीन, ये एवोल्यूशनरी डिस्टेंस बताएगा ऑर्गेनिजम्स के बीच में, एकदम एक जैसा है तो एवोल्यूशनरी रिलेटेड है वो। इन अदर वर्ड्स, क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट फ्यूअर सीक्वेंस डिफरेंसेस, डिफरेंसेस कम होंगे, सिमिलरिटीज ज़्यादा होंगे। तो thus in the field of molecular phylogenetics can be defined as the study of evolutionary relationships of genes proteins by analyzing mutations at various positions in their sequences and developing hypotheses about evolutionary relatedness of the biomolecules. सीधी सी बात है। तो based on sequence similarity, evolutionary relationships between organisms can often be inferred. Phylogenetic studies construct the tree-like pattern, हाँ, पेड़ जैसा बनाता है, ट्री बनाता है, describes the evolutionary relationship between organisms being studied. बढ़िया। Phylogenetic tree क्या होता है? Phylogenetic studies में most convenient way of visually presenting evolutionary relationships among a group of organisms is through constructing this phylogenetic tree. बढ़िया। यहाँ पे आप ट्री में देखोगे ऐसे करके ब्रांच है, इस तरीके से अंदर में नोड्स है, इंटरनल नोड्स है, यहाँ पे एक्सटर्नल नोड्स है, बाहर की तरफ जितने सारे हैं ये एक्सटर्नल नोड्स हैं, यहाँ पे ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो यस, फाइलोजेनेटिक ट्री एक 2D ग्राफ है जो कि एवोल्यूशनरी रिलेशन शो करता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में या फिर जीन्स के बीच में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रांचेस एंड नोड्स। नोड्स क्या है? इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है। हर इंटरनल नोड में हर इंटरनल नोड जो है इट रिप्रेजेंट्स द लास्ट कॉमन एंसेस्टर। हाँ, पूर्वज को दिखाता है, और यहाँ से जो है दो लोग बटे, फिर ये जो है इनका लास्ट कॉमन एंसेस्टर है, और क्या लॉजिक है, बस और कुछ नहीं। तो बस यही है। एक्सटर्नल नोड्स जो होते हैं ये टर्मिनल नोड्स होते हैं, इसको आप ऑपरेशनल टर्मिनल टैक्सोनॉमिक यूनिट्स भी कहते हो। टैक्सोनॉमिक, हाँ, टैक्सोनॉमी भी तो इसी तरीके से आता है, और क्या, ठीक है। रिप्रेजेंट द टिप ऑफ द ट्री, एक्सटेंड टैक्सोनॉमिक यूनिट अंडर कंसिडरेशन। अगर आप देखोगे, नोड्स करेस्पॉन्ड टू द स्पीशीज, ऑर्गेनिज्म और सीक्वेंसेस, जैसा भी आप देखो, सीक्वेंस को देख रहे हो, ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, स्पीशीज देख रहे हो, उसके बेसिस पे। सिमिलरली ब्रांचेस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल ब्रांचेस और इंटर नोड्स कनेक्ट द टू नोड्स। देखिए ये वाला हो गया आपका,
वेर एज एक्सटर्नल ब्रांचेस कनेक्ट अ टिप एंड अ नोड, ये टिप और नोड को कनेक्ट करता है, और ये जो है इस तरीके से इंटरनोड्स होते हैं, इंटरनल ब्रांचेस। तो ब्रांचिंग पैटर्न जो है, ब्रांचिंग पैटर्न को हम ट्री का टोपोलॉजी कहते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री का टोपोलॉजी कैसा उसका स्ट्रक्चर है। व्हेन ऑल ब्रांचेस बाइफरकेट ऑन द फाइलोजेनेटिक ट्री इट इज रेफर टू एज डाइकोटोमी। डाइकोटोमी मतलब एक के बाद एक, ये ऐसे करके फिर से ब्रांचिंग, फिर इनमें भी ब्रांचिंग, फिर इनमें भी ब्रांचिंग, ये है डाइकोटोमी। इन दिस केस ईच एंसेस्टर डिवाइड्स एंड गिव राइज टू 2 डिसेंडेंट्स। अरे डाई मतलब 2, और क्या। समटाइम्स अ ब्रांच पॉइंट ऑन फाइलोजेनेटिक ट्री में हैव मोर देन 2 डिसेंडेंट्स। इनको मल्टीफरकेटिंग नोड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको पॉलीटोमी कहते हैं, डाइकोटोमी नहीं, पॉलीटोमी, मल्टीपल। अब फाइलोजेनेटिक ट्री रूटेड हो सकता है, अनरूटेड हो सकता है। ओ ये क्वेश्चन का सोर्स है बहुत खतरनाक वाला। रूटेड फाइलोजेनेटिक ट्रीज, नंबर ऑफ रूटेड फाइलोजेनेटिक ट्रीज और नंबर ऑफ अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्रीज पे कैलकुलेशन आता है। नंबर ऑफ रूटेड अगर पूछ दिया जाए, इनका नंबर, और यहाँ पे n जो है दिया रहेगा, n इज द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, जितने सीक्वेंसेस हैं, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस जब भी दे दिया जाए। रूटेड के लिए आप याद रखोगे और अनरूटेड के लिए भी याद रखोगे। इसके लिए करोगे 2n-5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 to the power n-3, और यहाँ पे n-3 का फैक्टोरियल। अगर आप रूटेड के लिए, ये अनरूटेड के लिए हो गया, रूटेड के लिए क्या करोगे, n इज इक्वल टू 2n-3 फैक्टोरियल बाई 2 to the power n-2, और यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल, खत्म हो गया, बस यही है। तो रूटेड ट्री जो है इट इन्फर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर फ्रॉम विच all other species originate and indicates the direction of the evolutionary process। ऐसे ऐसे रूट की तरह है कोई, ठीक है, जहाँ से सब कुछ वहीं से आया है। रूटेड ट्री इन विच एवरी नोड हैज 2 डिसेंडेंट्स, इसको बाइनरी ट्री कहते हैं, बाई मतलब 2। अनरूटेड ट्री में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता अबाउट देयर कॉमन एंसेस्टर, शोज ओनली द एवोल्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे कोई रूट नहीं मिलता हमें, है ना। तो मोस्ट फाइलोजेनेटिक ट्रीज आर रूटेड, मोस्टली रूटेड होते हैं, क्योंकि हमें कोई ना कोई तो इनका एंसेस्टर पता चलता है ना। अनरूटेड ट्री देख लीजिए, ऐसा कुछ होता है, इस तरीके का दिखता है। रूटेड जो है ये अपना किसी न किसी रूट से आया है, और ये जो है अनरूटेड है, इनमें बस इन दोनों का रिश्ता पता चलता है, लेकिन कोई कॉमन एंसेस्टर के बारे में नहीं पता चलता। फाइलोजेनेटिक ट्री को ड्रॉ करने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना, डिफरेंट वेज में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ब्रांचेस कैन बी आइदर स्केल्ड, दैट इज द लेंथ्स आर प्रोपोर्शनल टू एवोल्यूशनरी चेंज, ब्रांच लेंथ्स आर प्रोपोर्शनल टू प्रेडिक्टेड एवोल्यूशनरी टाइम बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड सीक्वेंसेस, और द ब्रांचेस कैन बी अनस्केल्ड, है ना, देयर लेंथ्स कन्वे नो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। इन ट्रीज विद अनस्केल्ड ब्रांचेस ब्रांच लेंथ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चेंजेस, ठीक है। फिर जीन ट्रीज वर्सेस स्पीशीज ट्रीज, रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जीन फाइलोजेनी, जीन सीक्वेंसेस से बनाते हैं, अगर वहीं अगर हम एवोल्यूशनरी पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीशीज़ के बीच में, तो ये स्पीशीज़ का फाइलोजेनी हो गया। स्ट्रिक्ट सेंस में अगर हम देखें, जीन फाइलोजेनी ओनली डिस्क्राइब्स द एवोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन एंड एनकोडेड प्रोटीन, वो पूरे के पूरे स्पीशीज़ के बारे में नहीं बताता, है ना। पर्टिकुलर जीन इवॉल्व हो ही सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जीन ट्री, इट डिपिक्ट्स द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ गिवन जीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कंपैरिजन बिटवीन सीक्वेंसेस ऑफ ऑर्थोलॉगस जीन्स। अच्छा, समझ में आया। जीन अलग अलग है, मतलब ABCD अलग अलग हो गए, तो ये है ऑर्थोलॉगस जीन्स। जीन ट्रीज कैन प्रोवाइड एविडेंस फॉर जीन डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस इवेंट्स, जैसे एज वेल एज स्पेसिएशन एंड डाइवर्जेंस, बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। लेकिन हाँ, मेनली जो है जीन डुप्लीकेशन वगैरह हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पे म्यूटेशन इवेंट्स हुए होंगे, जहाँ से ये डाइवर्ज कर गए, दो पार्ट में बढ़ गए, यहाँ से 2 पार्ट में बढ़ गए, यहाँ से 2 पार्ट में बढ़ गए, इस तरीके से, ठीक है। तो दिस डिस्क्राइब्स हाउ अ जीन इवॉल्व्स थ्रू डुप्लीकेशन, लॉस और न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन। स्पीशीज ट्री क्या होता है? स्पीशीज ट्री depicts the pattern of branching of species lineages via process of speciation. Speciation occurs by the population of ancestral species splitting into 2 groups that are unable to interbreed. अब अलग अलग स्पीशीज हो गए भाई, तो कैसे इंटरब्रीड करेंगे? स्पीशीज का तो डेफिनेशन ही होता है इंटरब्रीडिंग के बेसिस पे, है ना। अलग अलग स्पीशीज यहाँ पे बढ़ गए। तो इंटरनल नोड ऑफ अ जीन ट्री इंडिकेट्स द डाइवर्जेंस ऑफ एन एंसेस्ट्रल जीन इनटू 2 जीन्स, है ना, ऑफ डिफरेंट with different sequences. This occurs by mutation. Internal node in a species tree represents what is called speciation event, whereby population of the ancestral species splits into 2 groups that are no longer capable to interbreed. ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, ये आपका फाइलोजेनेटिक जीन ट्री हो गया और ये स्पीशीज ट्री हो गया। सिलेक्शन ऑफ मॉलिकुलर मार्कर्स। अच्छा, मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए हम बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस या फिर प्रोटीन सीक्वेंस को कंपेयर कर रहे होते हैं। डिसीजन टू यूज अ न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सीक्वेंसेस एंड द पर्पस ऑफ स्टडी। न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है ये फाइलोजेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है, ज़्यादा फाइलोजेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स।
न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो होते हैं ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस जीन्स हैविंग हायर इन्फॉर्मेशन कंटेंट than the amino acid sequences of corresponding proteins, because mutations that result in synonymous changes alter the DNA sequence but do not affect अमाइनो एसिड सीक्वेंस। डीएनए में जो म्यूटेशंस होते हैं, हो सकता है अमाइनो एसिड में वो फ़र्क ना दिखे, बहुत सारे ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जो कि हमें अमाइनो एसिड्स में चेंजेस नहीं दिखाते, देयर आर साइलेंट म्यूटेशंस, है ना। तो बात इसी की हो रही है, इसीलिए जो है ये ज़्यादा मीनिंगफुल होता है अगर आप देखोगे, दैट इज़ डीएनए सीक्वेंस। जीन्स चूजन फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस मस्ट डिस्प्ले वेरिएबिलिटी इन द ऑर्गेनिज्म बीइंग स्टडीड। अगर कोई वेरिएबिलिटी नहीं है तो कोई फाइलोजेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, और क्या। तो फॉर स्टडिंग वेरी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस विच इवॉल्व मोर रैपिडली देन प्रोटीन्स कैन बी यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल एवोल्यूशनरी एनालिसिस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन। नॉन कोडिंग रीजन्स को यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का फॉर स्टडिंग एवोल्यूशन ऑफ मोर वाइडली डाइवर्जेंट ग्रुप्स, बहुत दूर दूर के लोगों के लिए। फिर हम क्या करते हैं, स्लोली इवॉल्विंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस लेते हैं, जैसे राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, है ना, 16S आरआरएनए बेस्ट एग्जाम्पल है, कार्लवुज ने यूज़ किया था क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यहाँ पे टू बी डिलिनेटेड एट द डीपेस्ट लेवल, जैसे बैक्टीरिया यूकैरियोट्स के बीच में, तो कंजर्व्ड प्रोटीन सीक्वेंसेस यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से बेटर हम कंजर्व्ड सीक्वेंसेस यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन्स का। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन बाय सिचुएशन। चलिए बढ़िया, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस पे आ जाते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्रीज आर कंस्ट्रक्टेड इन एन अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द एवोल्यूशनरी पास्ट, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हेन एंड विच स्पीशिएशन इवेंट्स मे हैव अकर्ड टू गिव राइज टू ऑर्गेनिजम्स एक्सिबिटेड टुडे। तो बात अगर हम देखें यहाँ पे, ऑल्दो नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइलोजेनेटिक स्टडीज में वेरी सिग्निफिकेंटली एंड रिक्वायर डिफरेंट डेटा सेट्स एंड कंप्यूटेशनल मेथड्स, बेसिक स्टेप्स जो है वो सेम ही होते हैं। 4 स्टेप्स मेजर होते हैं। सीक्वेंस अलाइनमेंट, बात वही है, सीक्वेंस अलाइनमेंट पहला इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। Data used in reconstruction of DNA-based phylogenetic tree are obtained by comparing nucleotide sequences. These comparisons are made by aligning sequences so that nucleotide differences can be scored. फिर determining the substitution model. अच्छा, फिर ट्री बिल्डिंग और लास्ट में ट्री का एवेल्यूएशन। बढ़िया, कंस्ट्रक्शन देखते हैं पहले। 2 टाइप के फाइलोजेनेटिक मेथड्स होते हैं, डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स एंड कैरेक्टर बेस्ड मेथड्स। दूरी, डिस्टेंस, और दूसरा है कैरेक्टर, ये 2 टाइप के मेथड्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स को देखेंगे। डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स ये बेस्ड होते हैं अमाउंट ऑफ डिसिमिलैरिटी, यानी डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस मतलब क्या है, 2 अलाइंड सीक्वेंसेस है तो उनमें कितनी दूरी है, कितने डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 अलाइंड सीक्वेंसेस बेस्ड ऑन पेयर वाइज डिस्टेंस स्कोर्स इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम पेयर वाइज अलाइन कर रहे हैं और डिस्टेंस स्कोर हमें मिल रहा है। इसके बेसिस पे फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द टैक्सा इन्वॉल्व, है ना। ये जो मेथड्स है ये क्या एज्यूम करता है, ऑल सीक्वेंसेस इन्वॉल्व्ड आर होमोलोगस एंड ट्री ब्रांचेस आर एडिटिव, यानी जो डिस्टेंस है 2 टैक्सा में दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ब्रांच लेंथ्स, ऑल द ब्रांच लेंथ्स कनेक्टिंग देम। एल्गोरिथम्स फॉर द डिस्टेंस बेस्ड ट्री बिल्डिंग मेथड, डिस्टेंस बेस्ड ट्री बिल्डिंग मेथड जो है that can be subdivided into either clustering based या फिर optimality based। तो clustering type algorithms जो होते हैं, clustering types, ठीक है, these compute a tree based on distance matrix starting from the most similar sequence pairs। इस algorithm में आता है कौन सा, उपमा है, यस, UPGMA। क्या है ये, unweighted pair group method using arithmetic एवरेज, ठीक है। अब अगर आप देखोगे दूसरा वाला, वो है नेबर जॉइनिंग, नेबर जॉइनिंग मेथड। तो है क्या ये बेसिकली एल्गोरिथम्स हैं अलग अलग, ठीक है। एक है उपमा और एक है नेबर जॉइनिंग, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे एल्गोरिथम्स होते हैं, क्लस्टरिंग टाइप एल्गोरिथम्स, ठीक है। ऑप्टिमलिटी बेस्ड एल्गोरिथम्स की अगर हम बात करें, 2 टाइप के होते हैं, एक क्लस्टरिंग बेस्ड, क्लस्टरिंग टाइप, और दूसरा जो होता है ये ऑप्टिमलिटी बेस्ड। ऑप्टिमलिटी बेस्ड यानी कितना ऑप्टिमम है। तो ऑप्टिमलिटी बेस्ड एल्गोरिथम्स कंपेयर मेनी अल्टरनेटिव ट्री टोपोलॉजीज एंड सिलेक्ट वन दैट हैज़ द बेस्ट फिट बिटवीन एस्टिमेटेड डिस्टेंसेस इन द ट्री एंड द एक्चुअल एवोल्यूशनरी डिस्टेंस। इस कैटेगरी में इंक्लूड होता है फिच, मार्गोलियस और मिनिमम एवोल्यूशन एल्गोरिथम्स, फिच, मार्गोलियस एंड मिनिमम एवोल्यूशन। अब आते हैं कैरेक्टर बेस्ड मेथड्स पे, इसको डिस्क्रीट मेथड्स कहते हैं। ये बेस्ड होते हैं डायरेक्टली सीक्वेंस कैरेक्टर्स पे रादर देन पेयर वाइज डिस्टेंस पे। डिस्टेंस पे बेस्ड नहीं होते, कैरेक्टर पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये म्यूटेशनल इवेंट्स को काउंट करते हैं
accumulated on the sequences and may therefore avoid loss of information when characters are converted to distances, है ना, loss of characters यहाँ पे avoid करते हैं ये. This preservation of character information means that evolutionary dynamics of each character can be studied. evolutionary dynamics को आप study कर पाओगे. दो most popular character based methods जो होते हैं उसमें आता है क्या क्या, MPML, maximum parsimony and maximum likelihood. maximum parsimony क्या है? मैक्सिमम पार्सिमनी प्रेडिक्ट करता है एवोल्यूशनरी ट्री या फिर ट्रीज को, जो कि मिनिमाइज कर देते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू जनरेट ऑब्जर्व्ड वेरिएशन इन द सीक्वेंसेस फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रल सीक्वेंसेस. सीधी सी बात, पारसी मनी, ऐसे समझिए एक पारसी बिजनेसमैन है जो जिसको मनी बहुत पसंद है, ठीक है, और इसीलिए जो है वो कोशिश कर रहा है, भयानक कंजूस है. कंजूसी को हम यहाँ पे पारसी मनी कहते हैं. फॉर एग्जांपल वो बहुत ज़्यादा कंजूस बिजनेसमैन है, वो 1 रुपया नहीं जाने देता. भयानक कंजूस मक्खी चूस मेथड. मतलब ये क्या कर रहा है, टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्टेप्स में आप कंजूसी कर रहे हो, कम से कम स्टेप्स में कर रहे हो. फॉर दिस रीजन मेथड इज ऑल्सो sometimes referred to as the minimum evolution method. Minimum evolution, maximum parsimony, minimum evolution. Multiple sequence alignment is required to predict which sequence positions are likely to correspond. सीधी सी बात है. These positions will appear in vertical columns in the multiple sequence alignment. हर aligned position के लिए phylogenetic trees that require smallest number of evolutionary changes to produce observed sequence changes from ancestral sequence is identified. Next. अब बात अगला क्या है, तो this analysis continued for every position in the sequence alignment. Finally, those trees that produce the smallest number of changes overall for all sequences positions are identified. This method is best suited for sequences that are quite similar and is limited to a small number of sequences. अब बात क्या है, maximum likelihood approach. This method uses probability calculations to find a tree that best accounts for the variation in a set of sequences. Best, टॉपर हो गया ये. तो ऑल पॉसिबल ट्रीज आर कंसिडर्ड, हेंस द मेथड इज ओनली फीजिबल फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस. फॉर ईच ट्री नंबर ऑफ सीक्वेंस चेंजेस और म्यूटेशंस दैट मे हैव अकर्ड टू द गिवन सीक्वेंस वेरिएशन इज कंसिडर्ड. ठीक है, तो बिकॉज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू म्यूटेशंस इज वेरी स्मॉल, तो द मोर म्यूटेशंस नीडेड टू फिट अ ट्री इनटू द डेटा, लेस लाइकली इज द ट्री. ठीक है, लाइकलीहुड पे बेस्ड है ये, सीधी सी बात है. ठीक है, maximum likelihood method presents additional opportunity to evaluate trees with variations in mutation rates in different lineages. ठीक है, evolutionary models use करता है, Jukes, Cantor and Kimura model. Method has been used to explore relationship among more diverse sequences and conditions that are not well handled by maximum parsimony methods. एक और होता है bootstrap. bootstrap जो होता है ये चेक करता है इसका एक क्रेडिबिलिटी टाइप का, ये चेक करता है, एवैल्यूएशन करने के लिए हेल्प करता है, रिलायबिलिटी टाइप का. ठीक है, चलिए प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन. फाइनली जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो होते हैं दे आर प्रोड्यूसिंग लीनियर अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस, बट फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल रोल, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन तो पता होना ही चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. मेजर गोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन अमाइनो एसिड सीक्वेंस 3D स्ट्रक्चर, है ना. तो ये रिलेशनशिप जो है, दीज आर नोन, देन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन कुड बी रिलायबली प्रेडिक्टेड फ्रॉम अमाइनो एसिड सीक्वेंस. तो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन मेथड्स होते हैं कुछ, वो हाई रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन देते हैं काफ़ी प्रोटीन्स के लिए. कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन मेथड जो है वो हमें बड़े फ्रैक्शन ऑफ सीक्वेंसेस के लिए दे पाएगा ये चीज़, जो कि जिसके लिए आप एक्सपेरिमेंटली कर भी नहीं पाओगे, लेकिन उनके लिए भी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करके आपको मिलेगा. तो मेथड्स फॉर प्रेडिक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर फ्रॉम अमाइनो एसिड सीक्वेंस इंक्लूड: पहला, अटेम्प्ट्स टू प्रेडिक्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर विदाउट अटेम्प्टिंग टू असेंबल दीज रीजन्स इन 3 डायमेंशन. नेक्स्ट, होमोलॉजी मॉडलिंग प्रेडिक्शन, होमोलॉजी मॉडलिंग HM of the 3D structure of a protein from the known structures of one or more related proteins. Next है fold recognition. From a library of known structures, determine which of them shares a folding pattern with a query of known sequence but unknown structure, है ना. folding pattern किसमें एक जैसा होगा. prediction of novel folds either by a priori or knowledge based methods. तो सबसे पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन. सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन जो है ये एक सेट ऑफ टेक्निक्स है जो कि एम करता है टू प्रोडिक्ट
local secondary structures of proteins based only on knowledge of their primary structure, मतलब amino acid sequence. For proteins, prediction consists of assigning regions of amino acid sequence as alpha helix, beta strand या फिर turns. Prediction is based on the fact that secondary structures have a regular arrangement of amino acids stabilized by hydrogen bonding patterns. सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन मेथड्स जो हैं ये या तो एब इनिशियो हो सकते हैं, यानी दीज मेक यूज़ ऑफ सिंगल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन ओनली, या फिर होमोलॉजी बेस्ड, मतलब मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करके पता करता है होमोलॉजी. एब इनिशियो मेथड जो है ये प्रेडिक्ट करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस ऑफ रेसिड्यूज ऑन सिंगल क्वेरी सीक्वेंस, क्योंकि भाई एब इनिशियो है, एकदम स्क्रैच से लेके कर रहे हो आप. होमोलॉजी बेस्ड मेथड जो है ये स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड नहीं करते, कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चरल पैटर्न्स पे रिलाई करते हैं जो कि मल्टीपल होमोलोगस सीक्वेंसेस से यहाँ पे मिलता है, जो कि कंजर्व्ड होता है उनमें. एब इनिशियो बेस्ड मेथड्स में अगर आप देखोगे, दिस टाइप ऑफ मेथड प्रेडिक्ट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन सिंगल क्वेरी सीक्वेंस, मेजर्स द रिलेटिव प्रोपेंसिटी ऑफ ईच अमाइनो एसिड बिलोंगिंग टू सर्टेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट. प्रोपेंसिटी स्कोर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम नोन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. एग्जाम्पल्स में आता है चाउ-फासमैन CF एंड GOR, गार्नियर, ऑस्गुथॉर्प एंड रॉबसन मेथड्स. GOR मेथड, चाउ-फासमैन मेथड, वैसे ही हमने एल्गोरिथम्स में देखा था, नीडलमैन, मुंश और स्मिथ वाटरमैन, वो अलग से देखा था. यहाँ पे हमने एब इनिशियो बेस्ड मेथड में देखा चाउ-फासमैन और गार्नियर, ऑस्गुथॉर्प, रॉबसन मेथड. चाउ-फासमैन की अगर हम बात करें, चाउ-फासमैन मेथड CF मेथड जो है फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन इज वन ऑफ द oldest and simplest methods. Basic idea is that each amino acid residue is assigned 3 numbers that describes its propensity to be a part of alpha helix, beta sheet and turns respectively. So large number above 100 corresponds to propensity for a particular kind of structure. These parameters may be determined from occurrence of different amino acids in different types of secondary structure in known protein structures. ठीक है. नेक्स्ट जो है GOR मेथड है, बेस्ड ऑन assumption that amino acids flanking the central amino acid residue influence, flanking मतलब उसके आसपास जो होता है, तो influence the secondary structure that central residue is likely to adopt. So this method uses principles of information theory to derive predictions. This method takes into account not only the probability of each amino acid having a particular secondary structure, but also the conditional probability of amino acid assuming each structure given the contribution of its neighbors. ठीक है, पड़ोसी के ऊपर, पड़ोसी पे बेस्ड. तो it does not assume that neighbors have that same structure. The approach is both more sensitive and more accurate than Chou-Fasman because amino acid structural propensities are only strong for a small number of amino acids such as proline and glycine. Next, homology based methods. ये हमने क्या देखा? ये हमने अभी शो मेथड देखा स्क्रैच से. अब हम देखेंगे होमोलॉजी बेस्ड मेथड्स. होमोलॉजी बेस्ड मेथड जो है ये कंबाइन करता है ab initio सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन ऑफ इंडिविजुअल सीक्वेंसेस का एंड अलाइनमेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल होमोलोगस सीक्वेंस. दोनों चीज़ों को कहीं ना कहीं यहाँ पे मर्ज कर रहा होता है ग्रेटर देन 35% आइडेंटिटी. आइडिया बिहाइंड दिस अप्रोच इज दैट क्लोज प्रोटीन होमोलॉग्स शुड अडॉप्ट सेम सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, है ना, होमोलॉग्स पे बेस्ड, होमोलॉजी पे बेस्ड. ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करने के लिए, जैसे BSC लीनियर डिस्क्रिमिनेशन के लिए, NNPRED होता है, न्यूरल नेटवर्क्स एनहांस्ड टू डिटेक्ट पीरियोडिसिटी, प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस, प्रेडिक्ट प्रोटीन सर्वर, PSSP, SOPM, SOPMA, SSP, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं. होमोलॉजी मॉडलिंग की अगर हम बात करें, होमोलॉजी का मतलब होता है कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन, है ना, होमोलॉगस. तो बट नॉट नेसेसरली मीन सिमिलैरिटी. अब वही बात है, हमेशा सिमिलैरिटी को ऐसा जरूरी नहीं है, एवोल्यूशनरली कॉमन है ये. ठीक है, जन्म से एक जैसे हैं. तो इट इज़ अ क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग्स, कैन नॉट बी पार्शियल. तो आइदर देर इज़ एन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और देर इज़ नॉट, मतलब ये बीच में कुछ नहीं हो सकता भाई. बीच में क्या ही होगा, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या तो है नहीं तो नहीं है. मेजर गोल ऑफ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी इज टू प्रेडिक्ट 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. टेक्निक जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन, NMR, क्रायो-EM, इन सबको यूज़ कर रहे हैं 3D स्ट्रक्चर पता करने के लिए प्रोटीन्स के, है ना. तो मैनी प्रोटीन्स आर सिंपली टू लार्ज फॉर NMR एनालिसिस एंड कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन. तो प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोटीन्स के साथ. अब क्या करें, उनका स्ट्रक्चर कैसे पता करें, ये टेक्निक से तो कर नहीं पाओगे. इसीलिए ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज लगाए जाते हैं टू डेवलप मॉडल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर. वन मेथड दैट कैन बी अप्लाइड टू जनरेट रीजनेबल मॉडल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज होमोलॉजी मॉडलिंग. इट इज बेस्ड ऑन रीजनेबल assumption that two homologous proteins will share very similar structures. ठीक है, दिस प्रोसीजर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपेरेटिव मॉडलिंग और नॉलेज बेस्ड मॉडलिंग. This develops a 3D model from protein sequence based on the structures of homologous proteins. दो मेजर ऑब्जर्वेशंस होते हैं. पहला,
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज यूनिकली डिटरमाइंड बाई अमाइनो एसिड सीक्वेंस। दूसरा, ड्यूरिंग एवोल्यूशन स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एंड चेंजेस मच स्लोअर देन द एसोसिएटेड सीक्वेंस, सो दैट सिमिलर सीक्वेंसेस अडॉप्ट प्रैक्टिकली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स एंड डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंसेस स्टिल फोल्ड इनटू सिमिलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बात वही है। अब जनरल प्रोसीजर क्या होता है? होमोलॉजी मॉडलिंग मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, 7 स्टेप होते हैं। टेम्पलेट रिकॉग्निशन एंड इनिशियल अलाइनमेंट, तो होमोलॉगस प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करना होता है, डिटरमाइन करना होता है कितना हद तक इनमें सीक्वेंस सिमिलैरिटी है, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ और अननोन के साथ। देन अलाइनमेंट करेक्शन, बैकबोन जनरेशन, लूप मॉडलिंग, साइड चेन मॉडलिंग, मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, मॉडल का वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें की जाती है जनरल प्रोसीजर्स। नेक्स्ट है फोल्ड रिकॉग्निशन। फोल्ड रिकॉग्निशन क्या है? इट रेफर्स टू अ क्लास ऑफ कंप्यूटेशनल मेथड्स फॉर प्रेडिक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड सीक्वेंस। फोल्ड रिकॉग्निशन मेथड फोल्ड्स को डिटेक्ट करता है दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल मॉडलिंग विद होमोलॉजी एट सीक्वेंस लेवल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फोल्ड रिकॉग्निशन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स दैट आर कंपैटिबल विद अ गिवन क्वेरी सीक्वेंस इंस्टेड ऑफ सीक्वेंसेस बीइंग यूज्ड टू प्रेडिक्ट फोल्ड्स। फोल्ड्स को सीक्वेंस के हिसाब से फिट किया जाता है, बैठाया जाता है। तो फोल्ड रिकॉग्निशन जो है इसमें थ्रेडिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या है? फोल्ड रिकॉग्निशन बाय थ्रेडिंग वन टेक्स द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन एंड evaluates हाउ वेल इट फिट्स इनटू वन ऑफ द नोन 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर। अरे मतलब पता है आपको स्ट्रक्चर, तो उसी हिसाब से आप धागा बैठा रहे हो, थ्रेडिंग, ठीक है। तो it differs from homology modeling method of structure prediction as it यानी protein threading is used for proteins which do not have their homologous protein structures deposited in the PDB। है ही नहीं, कैसे हम homology determine करेंगे? इसके लिए fold recognition करते हैं। whereas homology modeling is for used for proteins which have their structures, है ना, PDB में। threading works by using statistical knowledge of relationship between structures deposited in PDB and sequence of the protein which one wishes to model। तो इस तरीके से वो पता करता है कि भाई जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे कुछ स्टेटिस्टिकल डेटा निकालता है और उसके बाद जो है जो प्रोटीन जिसको हम मॉडल करना चाहते हैं उसका सीक्वेंस, और इस तरीके से वो करता है थ्रेडिंग, ठीक है। तो फोल्ड रिकॉग्निशन एंड थ्रेडिंग मॉडल्स एम टू असाइन फोल्ड्स टू टारगेट सीक्वेंसेस दैट हैव वेरी लो सीक्वेंस आइडेंटिटी टू नोन स्ट्रक्चर्स। पता नहीं है, बड़ा रेयर यूनिक टाइप की चीज़ों के लिए। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली थ्रेडिंग मॉडल्स वाज टू कैलकुलेट हाउ वेल ईच पोटेंशियल स्ट्रक्चर वुड फिट अ सीक्वेंस rather than how well the each sequence fits a structure, है ना। वो सीक्वेंस पे बैठाने की कोशिश करते थे। अब जो है सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, फोल्ड रिकॉग्निशन मेथड्स वर्क बाय कंपेयरिंग each टारगेट सीक्वेंस अगेंस्ट अ लाइब्रेरी ऑफ प्रोटीन फोल्ड टेम्पलेट्स यूजिंग एनर्जी पोटेंशियल या फिर कुछ और स्कोरिंग मेथड्स होते हैं। एनर्जी पोटेंशियल वगैरह से भी स्कोरिंग होती है, ठीक है, फ्री एनर्जी वगैरह पर बेस्ड। टेम्पलेट विद द लोएस्ट एनर्जी स्कोर यानी हाइएस्ट सिमिलैरिटी स्कोर इज अज्यूम टू बी द फिट फॉर द फोल्ड ऑफ द टारगेट प्रोटीन। बेस्ट फिट यही होता है, ठीक है, जिसका एनर्जी स्कोर सबसे लोएस्ट होगा या फिर सिमिलैरिटी स्कोर सबसे हाईएस्ट होगा। तो इसमें भी कुछ थ्रेडिंग सर्वर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3D PSSM, लिब्रा 1, NCBI, स्ट्रक्चर साइट, प्रोफिट, थ्रेडर 2, ये सारे कुछ एक्जाम्पल्स हैं, नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्सेज ऑन द वेब, अगर आप देखोगे वेब मीडियम ये सबसे ईजीएस्ट मीन्स बन जाता है डेटा एक्सेस करने का, ठीक है। बहुत सारे रिमोट नेटवर्क डेटाबेसेस होते हैं एंड बहुत सारे बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स के प्रेजेंट ट्रेंड्स वगैरह जो है ये वेब सर्विसेज के तरफ ही है। अगर आप देखोगे वेब पे ही मिलते हैं। वेब सर्विस क्या होता है? सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, डिज़ाइन होता है ये, ठीक है। अगर आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस जैसे न्यूक्लियोटाइड के डेटाबेसेस, EMBL, जनबैंक, DDBJ, फिर जीनोम्स के लिए एनसेम्बल, UCSC, GB, जीनोम रिव्यूज़, अंतरेज जीनोम, ये NCBI का ही है। फिर अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस के लिए यूनिप्रोट के भी, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के लिए PDB, जीनोम वेरिएशंस के लिए OMIM, ठीक है। एक्सप्रेशन डेटा के लिए यहाँ पे GEO, ये अपने रिलायंस जियो नहीं GEO है। फिर लिटरेचर के लिए PubMed, ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, हाँ, डेटा का कोई डेटा इज़ द न्यू ऑयल, बट वही बात है ना, आपके पास उसका एनालिसिस करने के लिए रिफाइनरी होना चाहिए। तो बात वही है, एनालिसिस करने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज़ किए जाते हैं, और उसमें भी वही सर्चिंग करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। सर्च के लिए अगर हम देखें तो SRS, अंतरेज, ब्लास्ट, डाली, ये होते हैं, ठीक है। डेटाबेस सर्च के लिए SRS, EMBL का, अंतरेज NCBI का, डेटाबेस सर्च, ब्लास्ट NCBI, होमोलॉजी सर्च, डाली जो है स्ट्रक्चर डेटाबेस सर्च करने के लिए। मल्टीपल अलाइनमेंट के लिए क्लस्टल है, क्लस्टल W, मसल, हाँ ये मसल है, ये जो है मल्टीपल सीक्वेंस के लिए होता है। टी कॉफ़ी, हाँ चाय पानी, मल्टीपल। और प्रेडिक्शन के लिए होता है जेनस्कैन, साइप्रेड, एमफोल्ड। फाइलोजेनेटिक्स के लिए होता है, नाम में ही फाई लगा हुआ है, फाइलिप और FiML, ये ट्री रिकंस्ट्रक्शन के लिए होता है, क्वेश्चन आया हुआ है फाइलिप पे, ठीक है।
तो बस यही है। और जीनोमिक्स प्रोटियोमिक्स, जीनोम जो है जितना टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है उसको जीनोम कहते हैं। जीनोमिक्स जो है ये ऑर्गेनिज्म का जीनोम का स्टडी होता है, ठीक है। पर वही बात है, जीनोम में स्ट्रक्चर, फंक्शन, फाइन स्केल मैपिंग, सीक्वेंसिंग, हर चीज़ को लेके हम डील करते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, फंक्शनल जीनोमिक्स, कंपैरेटिव जीनोमिक्स, ये सारे अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं। प्रोटियोमिक्स वही प्रोटियोम, जितना सारा प्रोटीन है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, लोकलाइजेशन, इंटरेक्शन, सेलुलर रोल, सारे प्रोटीन जितने हैं ये सब चीज़ जो है प्रोटियोमिक्स के अंदर आता है, ठीक है। और अलग अलग उसका यूजेस, अलग अलग जगह पे एप्लीकेशंस, ठीक है। प्रोटियोम का प्रोफाइलिंग, कंपैरेटिव एक्सप्रेशन एनालिसिस, 2 या उससे ज़्यादा प्रोटीन सैंपल्स के लिए, लोकलाइजेशन, ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस, इन सारी चीज़ों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोटियोम्स के लिए अलग अलग टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं, बट ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने आपको बताया इतना सफिशिएंट रहेगा। बस इतना करके चाहिए, क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल रहे होंगे।